पार्ले जी स्ट्रेटेजी क्या था, इतने साल से आपने देखा अभी तो चेंज हो गया, बट 1990 से 2012 तक पार्ले जी का बिस्किट 4 रुपए पे था। हाँ, एमआरपी चेंज ही नहीं किया। 15 साल तक एक प्रोडक्ट को 4 रुपए पे मेंटेन करके रखा। जनरल ट्रेड शॉप, जैसे मैंने बोला, 90% ऑफ देम आर आल्सो मार्जिनल। तो उनका एक लेवल का धंधा आता था जैसे दुनिया चलती थी, उस लेवल से धंधा थोड़ा कम होने लगा तो उनकी दुनिया भी डिफिकल्ट होगी। तो लॉट ऑफ जो बैकलैश आ रहा है मार्केट में। बड़ी कैटेगरीज अगर आप देख ले तो जैसे अगर हम स्नैकिंग में बोले तो बिस्किट हो जाए, चिप्स है, नमकीन है, ये स्नैकिंग में बड़ी कैटेगरी, सभी कैटेगरी 70-80 हज़ार करोड़ की ईच कैटेगरी है। रेवेन्यू में हाँ, टोटल ऑर्गेनाइज मार्केट शेयर, अनऑर्गेनाइज तो और बड़ा होगा। ऑर्गेनाइज 70-80 हज़ार करोड़ की होगी। आप एक ऐसे धंधे में जहाँ पे शेल्फ टर्न्स का धंधा है, तो एक दुकान में हमेशा जगह कम रहेगी, लिमिटेड रहेगी। तो सपोज किसी ने मुझे एक 6 फीट की जगह, 6 या 3 फीट की जगह दी है अपने प्रोडक्ट के लिए। अब उस 3 फीट में अगर मैं महीने में 20 बार प्रोडक्ट टर्न कर सकता हूँ, तो मैं उसको 5% मार्जिन भी देता हूँ, और 20 बार टर्न कर दिया तो 5 × 20 बार उसको 100% मार्जिन आ गई। तो उसने मेरे लिए अगर 1000 रुपये लगाए थे तो उसको 1000 पे 1000 रुपये की कमाई होगी, राइट। जो आज का ज़माने एक वर्ड होता है, वाइब विथ योर ट्राइब, एंड यू कैन नॉट हैव द एंटायर वर्ल्ड एज योर ट्राइब। डिसाइड हु इज योर ट्राइब एंड कीप रिपीटिंग थिंग्स सो दैट दे वाइब विद यू। तो वाइब विद योर ट्राइब ही कंसेप्ट है। तो आपका ट्राइब क्या है वो डिसाइड करो। थैंक यू सो मच दीपक सर फॉर कमिंग हेयर टू बैंगलोर फॉर द पॉडकास्ट। तो मुझे आपके बारे में पता कैसे चला कि मैंने काफ़ी रील्स देखे, एंड यू आर ओपनली शेयरिंग I can say secrets about how to build FMCG business, and that too in general trade, because one of the difficult part. Right. That's why I wanted you here today to understand जो भी हमारी young audience है, even who's building business, तो business को build and scale कैसे करें, तो वो conversation है। एंड पॉडकास्ट का फ्लो ऐसा ही रखना है कि आपकी जर्नी जाननी है, साथ साथ में बीच में क्या क्या लर्निंग्स है विच पीपल कैन इम्प्लीमेंट, एंड लॉट ऑफ चेंजेस माइट हैव हैपेंड। बिल्कुल। तो उस वे में मुझे कवर करना है। तो थैंक यू सो मच दीपक सर फॉर कमिंग हियर। और निलॉन्स एक बिजनेस है जो अभी 500 करोड़ प्लस रेवेन्यू पे पहुंच गया है। तब आपकी स्टोरी बताइए कि स्टार्ट कहाँ से हुआ था, क्या प्रोडक्ट्स थे, आज वो प्रोडक्ट्स क्या स्केल पे है, एंड सब आपकी पूरी जर्नी से स्टार्ट करते हैं। तो फादर ने स्टार्ट की थी कंपनी 1962 में। फर्स्ट प्रोडक्ट पिकल था भी नहीं। फर्स्ट प्रोडक्ट जो था वो लाइम जूस कॉर्डियल था। उसके बाद कॉशेस आए, कैन प्रोडक्ट्स आते हैं ना, बेक बीन्स, कैन पाइनएप्पल्स, वो सब प्रोडक्ट्स 1962 से 1967 तक प्रोडक्ट्स वो थे। 67 में पिकल लॉन्च हुआ था, जिसके लिए आज हम जाने जाते हैं। तो वो फर्स्ट 5 ईयर्स में तो प्रोडक्ट लॉन्च भी नहीं हुआ था, बट फर्स्ट सुपर सक्सेसफुल प्रोडक्ट पिकल रहा, फॉलोड बाय टूटी फ्रूटी, जो जिसके लिए अगेन हम लार्जेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड है। तो ये 2 प्रोडक्ट्स में सक्सेस मिला, तो स्लोली इन्हीं पे फोकस किया, बाकी प्रोडक्ट को 1 by 1 बंद कर दिया गया। फादर जो मेरे चला रहे थे कंपनी। और 1962 से आप ये माने तो 1997-98 तक वी वर अ 2 प्रोडक्ट कंपनी, पिकल एंड टूटी फ्रूटी। 98 में कुछ छोटे प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस किए गए, केचप, रोस्टेड वर्मिसेली, जैम, ये 2-3 प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किए गए। बट बाय द टाइम आई जॉइन इन द बिजनेस 2001 में, पिकल टूटी फ्रूटी लार्जली 96-97% सेल 2 ही प्रोडक्ट से आती थी, 2-3% सेल केचप, जैम और रोस्टेड वर्मिसेली से आती थी। एंड वहाँ से फिर जर्नी जो है नेक्स्ट आई, क्योंकि फादर साहब को कहीं ऐसा था कि ही मूव टुवर्ड स्पिरिचुअलिटी, तो उन्होंने बिज़नेस को सेकंड प्रायोरिटी दे दी। तो बिज़नेस वाज ऑन ऑटो पायलट, 7-8 साल टर्नओवर एक ही जगह रुकी रही। एंड देन वंस आई केम इन, वही नेक्स्ट जनरेशन, मोर एस्पिरेशंस, थिंग्स मोर टू डू। और मेरे साथ ऐसा भी था कि आई लॉस्ट माई फादर, तो मैं मतलब मैं एट 24 आई वॉज अलोन इन द बिजनेस। तो वहाँ से गेटिंग द राइट पीपल, एंड वंस द राइट पीपल वेर इन द प्लेस, तो वो एस्पिरेशंस को बाउंडलेस बढ़ाना है, करते जाना है, वो जर्नी चली। तो पहली जर्नी जो चली कि फर्स्ट जर्नी वॉज गेटिंग द राइट पर्सन, बिकॉज मुझे ऐसा लगता था कि जिस कल्चर में मैं काम कर रहा था 2001 से 3, वो कल्चर मुझे ही अच्छा नहीं लगता था। तो जब उस कल्चर में मुझे ही मज़ा नहीं आ रहा है तो टीम को कैसे मज़ा आएगा। तो गेटिंग द राइट पीपल एंड सेटिंग द राइट कल्चर, ये पहला स्टेप रहा। तो 2004 में राजीव अग्रवाल जी, जो मैं 1-2 पॉडकास्ट में बता चुका हूँ, वो एज अ कंपनी के CEO आए, और उन्होंने और हमने मिलके एक अप्रोच किया कि हमको बड़ा काम करना है। मैं तो फिर स्टिल आई वाज 26.5-27 ईयर्स। तो उनका जो विजन था, बिकॉज वो MNC में, लीवर्स में, ITC में सब जगह काम करके आए थे,
तो उनका जो विजन था, उनकी जो एक्सपीरियंस थी, वो एक्सपीरियंस को लेके एक अलग तरीके से काम चालू किया, जिसको हम स्टार्टिंग फेज़ 1 बोले तो डिस्ट्रीब्यूशन लेड था. इट वाज नॉट प्रोडक्ट लेड और मार्केटिंग लेड, इट वाज डिस्ट्रीब्यूशन लेड, बिकॉज प्रोडक्ट हमारे पास पुराने ज़माने से पड़े हुए थे, बट हम लिमिटेड मार्केट्स में काम करते थे, लिमिटेड आउटलेट में काम करते थे. तो फर्स्ट जर्नी वाज डिस्ट्रीब्यूशन लेड, फॉलोड बाय मोर SKUs इन द एग्जिस्टिंग कैटेगरी. तो प्रोडक्ट लेड भी ऐसा रहा कि पिकल आप सिर्फ एक, जैसे इंडिया में अल्ट्रा प्रीमियम भी है, प्रीमियम भी है, मास भी है, इकोनॉमी भी है, तो हम सिर्फ अल्ट्रा प्रीमियम कस्टमर को ही सर्व करते थे या प्रीमियम कस्टमर को ही सर्व करते थे. तो मास कस्टमर को और इकोनॉमी कस्टमर को भी कैसे सर्व किया जाए, तो मोर SKUs वेर एडेड, बट नो मोर न्यू प्रोडक्ट्स वेर एडेड. करेक्ट. एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट कैटेगरीज, मोर SKUs. तो प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन लेड फॉलोड बाय प्रोडक्ट लेड, दैट वाज द जर्नी, एंड दैट टुक अस टू ऑलमोस्ट 100 करोड़ रेवेन्यू इन अ मैटर ऑफ 6 years. ओके. तो 8 करोड़ टू 100 करोड़ की जर्नी रही. वहाँ से एक चेंज हुआ कि मोर कैटेगरीज एंड लिटिल बिट ऑफ मार्केटिंग. तो नेक्स्ट जर्नी वाज कि आपने एक अपनी कैटेगरी में जगह बना ली, काफ़ी लाख दुकान, 1.5 लाख दुकान तक आपका रीच हो गया. अब उसी दुकान में क्या आप और प्रोडक्ट कैटेगरीज डाल सकते हैं, दैट वाज द नेक्स्ट स्टेप. एंड मार्केटिंग में कैसे हम मोर ब्रांड को स्ट्रॉन्गर बना सकते हैं, ब्रांड को मोर पॉपुलर बना सकते हैं, वो एक जर्नी वहाँ से चालू हुई. तो दैट जर्नी कंटिन्यूड मूवमेंट फ्रॉम B2B टू B2C. तो 2004 में जब हम और राजीव जी आए थे, कंपनी लगभग 80% B2B करती थी, ओनली 20% B2C करती थी. आज हम बात करें तो हम रिवर्स 85% B2C है, 15% B2B है. तो फर्स्ट फेज वाज B2B को थोड़ा थोड़ा कम करो, एग्रेसिवली कम मत करो, B2C को धीरे धीरे बढ़ाओ, बट डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाते जाओ. सेकेंड फेज वाज ऐड मोर कंज्यूमर कैटेगरीज, एंड कंज्यूमर कैटेगरीज में अपने आप को बिल्ड करते जाओ. तो मोर कैटेगरीज ऐड हुई, मार्केटिंग ऐड हुआ, विच लेट द बिजनेस टू B2C के डायरेक्शन में. एंड थर्ड फेज रहा कि कॉन्शियसली B2B को हमने कम किया और B2C को बढ़ाते चले गए, बिकॉज मार्जिन सेंट्रिसिटी वहाँ से आती है. एंड अब लास्ट फेज जो है, अब हम जहाँ पे है, वो है गोइंग डीपर इनटू ईच कैटेगरी, इनटू ईच मार्केट. अब उस जर्नी है, और ये जर्नी बहुत लंबी जर्नी है. ये जर्नी 5 साल, 10 साल, 15 साल भी चल सकती है, बिकॉज खास करके हम बोलते हैं इंडिया जो है वो 150 स्टमक्स का देश है, और 150 स्टमक दिन में 3 बार खाएंगे. तो 450 करोड़ मील्स अ डे का मार्केट है, राइट. और 450 करोड़ मील्स अ डे में अगर मैं इसी का एक एनालॉजी लूँ, तो आपको फूड कंपनीज US में, जबकि कंपनी कंपेरेटिवली 1/3 या 1/4 या 1/5 पॉपुलेशन है, फूड कंपनीज वहाँ बिलियंस ऑफ डॉलर्स की टर्नओवर वाली मिल जाएगी. इंडिया में आपको 500, 1000, 2000, 3000, 4000 करोड़ की ही फूड कंपनीज मिलेगी. आपको कोई ऐसी फूड कंपनी नहीं मिलेगी जो 20,000, 50,000 करोड़ का माल बेच रही है, अपार्ट फ्रॉम अमूल या कोई ऑयल्स की 1-2 कंपनी है. तो यहाँ पे वो मार्केट में अभी तक डीपर जाने का बहुत बड़ा स्कोप है, एंड दैट्स वेयर द जर्नी इज नाउ. करेक्ट. तो सर, आपने 2 प्रोडक्ट आपने बताया, एक पिकल और टूटी फ्रूटी. टूटी फ्रूटी के बारे में बताइए, जो अपन आइसक्रीम्स और इसमें जाती है, वो आपके यहीं से आ रहा है पूरा? टूटी फ्रूटी के देश में 200 प्लेयर होंगे, बट वो प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस इंडिया में निलॉन्स ने किया था. एंड टूटी फ्रूटी में हम यही बोलते हैं, और आप किसी से भी पूछ लेंगे, अभी हमारा टूटी फ्रूटी एसोसिएशन है, उसमें भी एक निलॉन स्टैंडर्ड है, एंड देन एक बाकी सारे हैं. तो निलॉन स्टैंडर्ड को इसलिए निलॉन स्टैंडर्ड बोला जाता है क्योंकि ये कंसेप्ट हमने ही चालू किया, और एक डे 1 से क्वालिटी का स्टैंडर्ड मेंटेन रखा. देखिए, इंडिया एक ऐसा मार्केट है, जैसे मैंने कहा कि प्रीमियम भी है, मास भी है, इकोनॉमी भी है. तो और इंडिया में अनफॉर्चुनेटली मेरा मानना है कि हर एक मार्केट का एक अपना एंटरप्रेन्योर का अप्रोच होता है. इंडिया मार्केट का एक अप्रोच है कि अंडरकट करो तो एक बार मार्केट मिल जाएगा, सस्ता करो तो मिल जाएगा. और सस्ता करने में बुराई नहीं है, लेकिन सस्ता करने के लिए थोड़ा बहुत क्वालिटी के साथ खेलो, थोड़ा बहुत स्पेसिफिकेशंस के साथ खेलो, तो वो इंडिया में काफ़ी है. तो इंडिया में काफ़ी टूटी फ्रूटी जो है, मेरा ये मानना है कि जो स्पेसिफिकेशंस पे आ गई है वो अंडरकट करके, और एसोसिएशन में हम बात करते, कोई अंडरकट नहीं करना चाहता, कोई क्वालिटी खराब बेचना, एज अ प्रमोटर एंटरप्रेन्योर कोई नहीं करना चाहता है. बट अगर नहीं करेंगे तो सर्वाइव कैसे करेंगे? तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी डिटोरिएशन चल रही है, और हमने अपने आप को हमेशा रखा कि हमको वही देना है. हमारे हाथ से सामने से हमारे कुछ मार्केट जा रहे थे. फॉर एग्जाम्पल 2004 की बात करूँ तो मेरा 80% टूटी फ्रूटी का बिजनेस वॉज कमिंग फ्रॉम पान शॉप, एंड 20% वॉज कमिंग फ्रॉम बेकरी एंड आइसक्रीम. बट पान शॉप में क्या है कि आपका अंदर पान में कौन सा टूटी फ्रूटी गया, उसको कोई परफॉर्मेंस नहीं चाहिए, उसको
150 डिग्री 200 डिग्री पे बेकिंग नहीं करना है या -18 डिग्री पे फ्रीज नहीं करना है, बस डालना है, खाना है, मीठा लगना है। तो वहाँ पे पान शॉप को भी था कि हाँ मैं सस्ता खरीद लूँगा तो मेरे को मार्जिन बढ़ जाएगा। तो वो मार्केट हमारे हाथ से चला जाएगा। लेकिन एक जैसा है कि जो अच्छे पान शॉप्स है हर शहर में, जो 20 रुपये का, 25 रुपये का, 40 रुपये का पान बेचते हैं, चाहे वो जलगांव हो जाए, अहमदाबाद हो जाए, दिल्ली हो जाए, रांची हो जाए, पटना हो जाए, वो आज भी नीलॉन्स टूटी फ्रूटी यूज़ करते हैं। जो प्रीमियम पान देते हैं, जो अच्छी क्वालिटी का पान देते हैं, वो नीलॉन्स टूटी फ्रूटी ही यूज़ करेंगे। बट जो मास सस्ता वाला है, तो वो मार्केट हमारे हाथ से छूटता चला गया। टुडे वी कैन से कि हमारा पान का बिजनेस वुड बी ओनली 20%, 80% वुड बी जहाँ पे परफॉर्मेंस चाहिए, जहाँ पे बेकरी में टूटी फ्रूटी बेक होने के बाद ही कड़क नहीं होनी चाहिए, कलर ट्रांसफर नहीं करना चाहिए बिस्किट पे, तो दैट रिमेन्स आवर बिजनेस। तो अभी वो कितना बड़ा बिजनेस है इन टर्म्स ऑफ It's roughly about 60 crore revenue business, roughly about 6,500-7,000 tons per annum business. per annum, got it. And बाकी आपका जो लाइंस हो गया, जो पिकल है, that would be the biggest category. Pickle is the biggest category, followed by spices. So spices are second largest category, followed by ginger garlic paste, which is our third largest category, and then our sauces category and tutti frutti is almost similar. Got it. ठीक है सर। और सर इसमें कभी भी आपने बिजनेस स्टार्ट किया है तो एक टर्म रहता है अपना का फ्रूगल रहना पड़ेगा खर्चों में। तो आपके साथ में ऐसा कुछ हुआ एंड यू हैव बीन वेरी कॉन्शियस अबाउट हम कहाँ स्पेंड कर रहे हैं जिसमें ROI ज़्यादा है, तो वो कोई स्टोरी है तो आप बताइए। सी फ्रूगलिटी तो हर जगह चाहिए, मतलब बड़ा बिजनेस हो जाए। अगर आज भी हमारे कंपनी में जो CEO साहब आए थे, राजीव अग्रवाल जी, वो लीवर से आए थे, और लीवर्स में एक डायलॉग, वो मैंने अभी मेरी कल ही उनसे बात हुई वापस, ऐसी कोई चीज़ पे बात हो रही थी, तो उनका एक लीवर का स्टैंडर्ड डायलॉग है, कट टू द बोन एंड देन कट सम मोर। मतलब पूरा ऊपर का मांस हटा के हड्डी तक ले आओ और हड्डी के ऊपर को भी और एक लेयर हटा दो। तो ये अप्रोच वो लीवर से है कि आप कितनी ही बड़ी कंपनी हो जाओ, आप 10,000, 20,000, 50,000 करोड़ की भी कंपनी हो जाए, बट फ्रूगलिटी इन माइंडसेट शुड ऑलवेज बी द अप्रोच, बिकॉज आपके नॉन फ्रूगल अप्रोच के कारण लोग आपको एडिशनल पैसा नहीं देंगे। तो आपको फ्रूगलिटी रखनी है, एंड जहाँ 2 रुपये का काम 1.5 रुपये से हो सकता है। और हमारे जर्नी में मल्टीपल चीज़ें रही है। मतलब मैं अगर फ्रूगलिटी की बात करूँ तो इन ग्रोइंग बिजनेस, राजीव जी ही केम फ्रॉम MNC बैकग्राउंड, राइट, बट 2004 से 2009 तक जब तक हमारी फर्स्ट फंडिंग कंपनी में नहीं आई, हम लोग शायद से जो ट्रैवल करते थे, हम इन 5 years मोर देन 200 नाइट्स दोनों एक होटल के एक ही रूम में रुके हैं। मतलब दो वी आर नॉट ब्रदर्स, हाँ, ही इज़ अ प्रोफेशनल। उनको भी ऐसा अजीब सा लगेगा कि भाई मैं कहाँ से आया लीवर, वहाँ पे मुझे एक्सक्लूसिव गाड़ी मिलती थी, बट उनका भी वही अप्रोच था कि चलो एक ही रूम में रुकेंगे। तो हम दोनों एक रूम में 200 रात से ज़्यादा रुके हुए हैं। तो ये एक अप्रोच है कि भाई आज पैसा खर्चा नहीं करना है, तो एक ही रूम लेके रुकेंगे। टुडे जहाँ थोड़ा अप्रोच आ गया, बट अभी भी इसमें अप्रोच मेरा यही रहता है कि बिजनेस में फ्रूगल रखो, पर्सनल लाइफ में आप खर्चा कर सकते हो, बट बिजनेस में खर्चे कम ही रखने चाहिए। तो एक एग्जांपल वो है कि वी स्टेड इन सेम होटल। मशीन्स हमने काफ़ी हद तक सेकेंड हैंड ली। आज भी हम काफ़ी बार कोशिश ये करते हैं कि भाई मेरा ये पार्ट है मशीन का, जो अगर मैं ओरिजिनल पार्ट इंपोर्टेड मशीन का वापस आउट ऑफ इंडिया से मंगाऊँ तो 25 लाख का आएगा। कैन आई हैव समबडी इन इंडिया हु कैन डेवलप द सिमिलर पार्ट एट 5 लाख रुपीज़ कॉस्ट? और ये हम आज भी यही ऑप्शंस करते हैं, जहाँ हम उसको कैन वी मेक इट चीपर, कैन वी मेक आर इन्वेस्टमेंट्स लोअर। Frugality should be the rule of any business. In the areas required, in the areas where it is not required. For example, when hiring a better talent, वहाँ आपको थोड़ा ज़्यादा देना चाहिए, because better talent help करेगा. When you are marketing, where your brand is getting set up, वहाँ थोड़ा ज़्यादा देना पड़े। अगर आपको right marketing मिल रही है तो देना चाहिए, क्योंकि वहाँ से brand build होगा, वहाँ से कंपनी build होगी। तो frugality in other approaches ज़रूरी है, but on certain aspect you should not be frugal. समझ गया। और सर आपने एक मैंने कहीं देखा था, आपने एक मशीन 3 लाख में खरीदा था जिंजर गार्लिक पेस्ट के लिए। बेसिकली एक मशीन आती है जिसे हमको ये था कि अदरक लहसुन का पेस्ट जो घर पे बनता है, वो आप देखेंगे सिलबट्टे पे बनता है, तो दरदरा बनता है, राइट। और इंडिया में उस वक्त जो पेस्ट बने थे, 2-3 जो भी कैपिटल फूड का लॉन्च हो गया था, स्मिथ एंड जोन्स का और डाबर का था, वो लोग पल्वराइजर में बनाते थे। पल्वराइजर मतलब जो जिसमें केचप, जिसमें आपकी पिसाई होती है, तो पल्वराइजर में स्टोन एक दूसरे से रब कर जाता है, तो उसमें पूरा पेस्टी बन जाता है। तो हमको जब लॉन्च करना था, तो मेरे जो टेक्निकल हेड थे वो बोले सर ऐसी एक मशीन आती है, ये मशीन में बनाएंगे तो हमारा वो दरदरा पेस्ट बनेगा, एंड वी विल बी द फर्स्ट इन इंडिया टू डू सो। एंड देन वो मशीन की खोज शुरू हुई। तो मशीन उस समय अराउंड 35 से 40 लाख की आती थी, आज लगभग 70, 75, 80 लाख की है।
तो 35-40 लाख की आती थी, 2010 की बात कर रहा हूँ। तो उस समय हमारे कंपनी में इन्वेस्टमेंट हो चुकी थी मिस्टर किरीट पाठक की, तो उनसे हमने इस मशीन की चर्चा की क्योंकि वो पूरी दुनिया देख के आया है। बोले हाँ ये मशीन चीज़ के लिए बाकी 10-25 चीज़ों के लिए यूज़ होती है, तो अगर आप यूके में आ रहे हो, उनके सन की शादी थी, वहाँ जा रहे हैं, तो मैं आपको एक स्क्रैप वेंडर के पास भेज दूंगा, ये शायद से स्क्रैप में भी मिल जाएगी। तो फिर वो शादी में एक दिन का फंक्शंस नहीं थे, तो हम वो स्क्रैप वेंडर के यहाँ गए, वहाँ से 200 किलोमीटर दूरी पे थे। तो वहाँ वो मशीन देखी, देखने से मुझे तो वो बिल्कुल कवाड़ा ही लगी। 1.5 लाख रुपए की मशीन थी। वहाँ पे जो उसने कोट किया, उसकी फ़ोटो वोटो खींची, मेरे टेक्निकल हेड को भेजी, तो बोले सर ठीक है मैं इसको बनवा लूँगा, आप ले लीजिए, 1.5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट, इट्स नॉट समथिंग मेजर बिग, ले लेते हैं इसको, हम कर लेंगे। तो 1.5 लाख की मशीन ली, उसमें शायद से कुछ इंपोर्ट ड्यूटी का एक 20-30 हज़ार का खर्चा लगा होगा, 30-40 हज़ार का, फ्रेट का 7-10 हज़ार का लगा होगा, और इंडिया में 1.5 लाख रुपए का और खर्चा किया हमने। तो नेट 3-3.5 लाख रुपए में वो मशीन चालू हो गई। तो पहली मशीन जो जिंजर गार्लिक पेस्ट की हमारी थी, जो दरदरा पेस्ट पूरे कंट्री में देना हमने स्टार्ट किया, एंड एट अ नेग्लिजिबल कॉस्ट। तो या हाँ समझ गया सर। अब मुझे मूव ऑन करना है टू अंडरस्टैंड, अभी किसी को भी नया बिजनेस स्टार्ट करना है इन एफएमसीजी कैटेगरी, तो वो स्टार्ट कहाँ से करे, वो कैटेगरी कैसे पकड़े, एंड देन वंस यू हैव डिसाइडेड लेट्स से कोई भी कैटेगरी या कोई प्रोडक्ट है उस कैटेगरी का, तो उसको लॉन्च करना है, तो व्हाट ऑल थिंग्स गो बिहाइंड इट, आपका पैकेजिंग हो गया या प्रोडक्ट हो गया, क्वालिटी हो गया, वो सब इंश्योर करना है, तो वो लाइन ऑफ थॉट या वो कैसे सोचेगा? सबसे पहले ना मे बी मेरा थॉट ये है कि फर्स्ट वहाँ से अगर एफएमसीजी स्टार्ट करना है तो फर्स्ट ये सोचो कि मुझे अगले 2 साल में 1000 करोड़ का ब्रांड नहीं बनना है, बिकॉज वहाँ से स्टार्ट सोच होती है, तो मोटिवेशन वहाँ से नहीं, 50 मिस्टेक्स करने लग जाते हैं। स्टार्ट करो, मुझे कहीं से तो राइट स्टार्ट करना है। और मैं हमेशा कहता हूँ, 2-4 पॉडकास्ट में कह भी चुका हूँ कि बड़ी कैटेगरीज पकड़ो, बिकॉज कहीं भी काम करोगे एफर्ट उतनी लगनी है। छोटी में भी एफर्ट 2000 प्लेयर्स है, बड़े में भी 2000 प्लेयर्स है, राइट? एफर्ट उतनी ही लगनी, बड़ी कैटेगरी पकड़ो। एंड अगर अपना कुछ यूनिकनेस उसमें कोई निश डाल सकते हो जिससे आपको फर्स्ट लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस आ जाए। मतलब अगर आप एक उदाहरण के तौर पे दे रहे कि नमकीन लॉन्च कर रहे हैं, 50 कंपनी की बीकानेर भुजिया है या 50 लोगों की रतलामी सेव है, आप वही रतलामी सेव ले आओगे, वही ले आओगे, तो आपको वहाँ से व्हाट इज डिफरेंशिएशन क्या है? तो एक डिफरेंशिएशन अगर आपके पास कुछ हो, जहाँ से आपको एक निश मिलती है, जहाँ से आपका एक्सेप्टेंस ईजी जाता है, दैट्स नंबर 1। एंड नंबर 2 is how do you generate the first level of trials, because अगर आपके पास प्रोडक्ट अच्छा है तो ट्रायल्स जनरेट कराएंगे तो रिपीट आएगी, वहाँ से आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और वहाँ से आप आगे बढ़ेंगे, राइट? और मैं हमेशा बोलता हूँ गोइंग डीपर फर्स्ट एंड वाइडर लेटर इज द अप्रोच। सो डीप देन वाइड, देन डीप देन वाइड, ये अप्रोच होना चाहिए। पहले डीप जाओ, फिर थोड़ा वाइड जाओ, फिर वाइड में डीप जाओ, फिर वापस जाओ, फिर वाइड में फिर डीप जाओ। दैट्स द अप्रोच दैट शुड बी देयर। तो ये अप्रोच के साथ काम करना चाहिए। बट ट्रायल्स कैसे जनरेट कराएं, यूनिक प्रोडक्ट कैसे है जहाँ से आपकी एक्सेप्टेबिलिटी आए, दैट शुड बी द वे। तो अभी सबसे बड़ी कैटेगरीज अगर देखें तो एफएमसीजी में किस में फॉल होती है? बड़ी कैटेगरीज अगर आप देख ले तो जैसे अगर हम स्नैकिंग में बोले तो बिस्किट हो जाए, चिप्स है, नमकीन है, ये स्नैकिंग में बड़ी कैटेगरी, सभी कैटेगरी 70-80 हज़ार करोड़ की ईच कैटेगरी है। देन रेवेन्यू में हाँ, टोटल ऑर्गेनाइज मार्केट शेयर, अनऑर्गेनाइज तो और बड़ा होगा। ऑर्गेनाइज 70-80 हज़ार करोड़ की होगी। देन बेवरेजेस में आपकी टी, कॉफ़ी, जूसेस, कोल्ड ड्रिंक्स, मतलब फिजी बेवरेजेस, ये सारी है, ये भी सब 50-70 हज़ार करोड़ की कैटेगरीज है ईच ऑफ देम। टी अपने आप में बड़ी है, कॉफ़ी अपने आप में बड़ी है, ड्रिंक्स, जूसेस बड़ी है। देन अगर हम इन द किचन की बात कर रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं कुकिंग अकम्पनीमेंट, उसमें ऑयल हो गया, घी हो गया, मसाले हो गए, ये कुकिंग अकम्पनीमेंट्स की कैटेगरी हो गई, जो अगेन 40-50-70 1.5-2 लाख 3 लाख करोड़ की है। तो और मील अकम्पनीमेंट्स की कैटेगरी इतनी बड़ी नहीं है, क्योंकि मील अकम्पनीमेंट पोर्शन साइज 10 ग्राम 15 ग्राम में होता है, बट ये बड़ी कैटेगरीज है। इसमें किसी से भी स्टार्ट किया जा सकता है। और कुछ मिस्टेक्स या कुछ ट्रैप्स जो इनिशियल में नहीं फंसना चाहिए, ऐसा कुछ है? इसमें मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कह रहा हूं मैं कि हु इज माई कस्टमर, टू हुम आई एम सर्विंग, जिसको हम बोलते हैं कि मेरा सेगमेंट कौन सा है। जो मार्केटिंग के 2 वर्ड है, सेगमेंटिंग एंड पोजिशनिंग। तो मेरा सेगमेंट कौन सा है, कौन से सेगमेंट को मैं सर्व कर रहा हूँ, और मेरी पोजिशनिंग क्या रखना चाह रहा हूँ कंज्यूमर के माइंड में, राइट? एम आई बेटर प्रोडक्ट, एम आई चीपर प्रोडक्ट, एम आई प्रोडक्ट जो मुझे परफॉर्मेंस देगा, एम आई प्रोडक्ट जो मुझे
कम कॉस्ट में सॉल्यूशन दे देगा, मुझे उसकी क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ मैं एक गैप्स देखता हूँ, जो अभी काफ़ी जो पॉडकास्ट के बाद एंटरप्रेन्योर्स मुझे रीच आउट कर रहे हैं, तो वो हर जगह उनका दिमाग चलता है, मैं थोड़ा ये भी कर लूँगा, मैं थोड़ा वो भी कर लूँगा। तो मैंने एक पिछले पॉडकास्ट में कहा था कि यू कैनॉट बी एवरीथिंग टू एवरीवन, बट यू कैन बी अ सिग्निफिकेंट थिंग फॉर समवन। तो यू हैव टू बी अ सिग्निफिकेंट थिंग फॉर समवन। दैट क्लैरिटी अगर है ना, तो आप वहाँ से अपना फर्स्ट लेवल का निश बना सकते हैं। अगर आप एवरीथिंग टू एवरीवन बनने की कोशिश करते हैं तो आप कुछ भी नहीं हो पाता है। तो यहाँ मैं देखता हूँ कि ये सबसे बड़ा ट्रैप है, और उसका ट्रैप का सिंपल रीज़न है, मैंने कोशिश की, स्टार्ट वहीं से होता है कि मैं ये बनने की कोशिश करता हूँ, बट वहाँ करने से सक्सेस नहीं प्राप्त होती है, तो फिर मैं अगला लेवल का दिमाग नहीं लगाता कि क्यों नहीं आ रही, मुझे और क्या करना पड़ेगा इसको सक्सेस करने के लिए। वो बोलते हैं चलो ये भी कर लेता हूँ, ये भी कर लेता हूँ, तो वहाँ से वो सक्सेस के इसमें फंसते चले जाते हैं। तो सिंपल है, अगर ये सोच के आगे बढ़े हैं तो फिर इसी को सक्सेसफुल करने के लिए और क्या करूँ और क्या करूँ और क्या करूँ। तो फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन है अपन कंज्यूमर कौन है, मैं किसको सर्व करना, किसको बेचना, आपका प्रोडक्ट किसको जा रहा है। बिल्कुल। तो ऐसा इंडिया में जब भी अपन एंटर जाते हैं, कोई ऐसा कुछ स्पेसिफिकेशन है कि या अपन मास प्रीमियम कौन सा सेगमेंट को सर्व करना चाहते हैं? मैं टिपिकली बोलता हूँ इंडिया 3 लेवल में जीता है। एक हो जाए जो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस इंडिया है, जो ऊपर के 2 करोड़ लोग हैं, जो यूरोप छुट्टियों में जाते हैं, वहाँ का इन्फ्लुएंस है, राइट। वो 2 करोड़ लोग हैं, फैमिलीज है, 2 करोड़ लोग होंगे, हाँ, मतलब 50 लाख फैमिली होंगी, 4 लोगों का पगार, 40-50 लाख फैमिलीज होगी जो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है। अगले 40 करोड़ लोग हैं जिसको अपर मिडिल क्लास बोले, जिनका एक डिसेंट इनकम है, जो एक अच्छा जीवन अब जी रहे हैं, EMIs ले रहे हैं, गाड़ी ले रहे हैं, ये ले रहे हैं। और बॉटम का 100 करोड़ है, जिसको हम बोलेंगे कि जो लोअर मिडिल क्लास या पुअर क्लास है, जो 100 करोड़ है। 100 करोड़ का भी कंजम्पशन है, 40 करोड़ का भी कंजम्पशन है, 2 करोड़ का भी कंजम्पशन है, बट हर एक के माइंडसेट्स अलग है, हर एक के एक्सपेक्टेशंस अलग है। तो हम किसके लिए सर्व कर रहे हैं, बिकॉज जैसे टूटी फ्रूटी की एग्जांपल देता हूँ, तो मेरा है कि मैं परफॉर्मेंस टूटी फ्रूटी के लिए, मेरे पास बहुत प्रेशर आता है कि सर हमारे मार्केट में सेल कम हो रही है और वो वाला सस्ता वाला हमारा मार्केट शेयर लेके जा रहा है, बट द मोमेंट मैं रेट तोड़ के वहाँ चले जाऊँगा, क्वालिटी खराब करने लगूंगा, तो यहाँ से भी जाऊँगा, वहाँ से भी जाऊँगा। तो आई हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर कि व्हाट आई एम फॉर हुम, एंड उसी के तरफ देन वहाँ पे रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो और क्या करने से रिजल्ट मिलेगा, दैट शुड बी द। तो एक क्लैरिटी, आप बोल रहे हो कि क्लैरिटी होना चाहिए कि आप ये मार्केट को सर्व कर रहे हो, भले ही कोई आपका दूसरे मार्केट में कम प्राइस में दे रहा है, क्वालिटी क्या है, कुछ भी कॉम्प्रोमाइज है, यू डोंट एंटर देयर। बिल्कुल, नहीं तो आपका ये भी जाएगा मार्केट और वो भी जाएगा, एंड ब्रांड वैल्यू भी डिमिनिश हो जाएगा। करेक्ट। तो आप तो वो क्लैरिटी अगर रह गई ना और उसके तरफ काम करते रह गए तो स्लो आएगा, मतलब द जर्नी विल बी स्लो। वो भी एक होता है कि एक मैजिक वैन चाहिए होता है कि मैं सडनली कैसे हो जाऊँ। तो मेरा यही मानना है कि अगर आप मैं बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल देता हूँ और मैं इसको बार बार लास्ट 3 दिन से यूज़ कर रहा हूँ, निलॉन्स में यूज़ कर रहा हूँ। हमारे निलॉन्स में स्ट्रैटेजी सेशन चल रहे हैं कि हमारी यहाँ से स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, राइट। और मैं एग्जांपल यही दे रहा हूँ कि एक 96-97 के दौर में श्रीलंका ने एक स्ट्रैटेजी लाई, क्रिकेट की बात कर रहा हूँ। सनत जयसूर्या करके उनका एक बॉलर था, स्पिनर, और कालू वितरन करके उनका कीपर था। ये दोनों को उन्होंने उस समय तक वनडे में 50 ओवर के मैचेस में पहले 10 ओवर में 40 से 45 रन बनते थे, और एवरेज 50 ओवर की मैच 250, 200, 250, 250 रन में खत्म हो जाती थी। दे गॉट द कंसेप्ट ऑफ पावर प्ले। इन्होंने बोला तुम दोनों आओ और पहले 10 ओवर में 70, 80, 90 रन, 100 रन बना रहे, राइट, और तुम यही करोगे, राइट, और आउट भी हो गए 10-10 रन पे, 0-0 पे भी, तो भी अगले मैच में आके वापस यही करोगे, राइट, रिपीटेडली यही करोगे। And what happened with Sri Lanka was from 97 to 2003, they became a country from number 10 or number 9, they picked up the World Cup. तो मतलब from nothing to picking up a World Cup just by ensuring one strategy that the openers will come and slog. Correct. Right? तो पॉइंट ये है कि अगर वही होता कि यार तुम 4 मैच में 0 हो गए, हमारी स्ट्रैटेजी गलत जा रही है, चेंज करो, स्लो खेलना चालू करो, नहीं बनते। आपने एक पिच ली है, उस पिच को रिपीट करो, तो ऐसा भी वाकई में हमने सबने देखा। तो मैं हमारी टीम को यही बोल रहा हूँ कि स्ट्रैटेजी में जब बिल्ड कर रहे हैं कि कैसे काम करना है, क्या काम करना है, उसको रिपीट। मालूम है कि पहले दिन रिजल्ट नहीं आएगा, मालूम है कि जय सूर्या आउट हो जाएगा, कालू वर्धन आउट हो जाएगा, 10 मैच में लोग बोलेंगे क्या बेवकूफ़ी है, ये है, बट वंस यू हैव डिसाइडेड कि दिस इज आर गोइंग टू बी आवर गेम प्लान, देन स्टिक टू इट एंड रिपीटेडली डू इट। तो अभी क्या होता है कि हर कंपनी में रिसोर्स लिमिटेड है, पैसे लिमिटेड है, राइट। हम सपोज 4 कैटेगरीज में, 5 कैटेगरी में, तो अगर हम किसी लीडर को पैसा दे देंगे कि भाई कैसे स्पेंड करना है बताओ, उसकी हमेशा कोशिश होती है 5 में थोड़ा थोड़ा बांट दूँ, राइट।
अब पांचों में तो बांट दिया, उसके बाद क्या होता है, पांचों में अलग अलग एसक्यू है, तो वो 5-5 एसक्यू, पांचों एसक्यू में भी इक्वल इक्वल बांट दो। करेक्ट, हाँ। और वो करने से हर एक को इतना कम पैसा मिलता है कि कोई भी कैटेगरी आपकी पावर कैटेगरी नहीं बन पाती। हमारा सिंपल है, एज अ लीडर आप सिलेक्ट करो अपने रीजन में हम कौन से 2 कैटेगरी पे ही फोकस करेंगे। 90% बजट शुड गो ऑन 2 कैटेगरीज ओनली। उसके बाद उस कैटेगरी में कौन से एसक्यू पे फोकस करेंगे। 75% ऑफ दैट 90% बजट शुड गो ऑन 1 सिंगल एसक्यू ओनली। सो मैं इसको बोलता हूँ, अपने दुनिया बेटर समझेगी, पार्ले जी स्ट्रैटेजी। पार्ले जी स्ट्रैटेजी क्या था, इतने साल से आपने देखा, अभी तो चेंज हो गया, बट 1990 से 2012 तक पार्ले जी का बिस्किट 4 रुपए पे था। एमआरपी चेंज ही नहीं किया। तो पार्ले जी का सिंपल था, एक लॉस लीडर बनाओ, वो प्रोडक्ट से दुकान में एंट्री मिलेगी, फिर हम मोनोका में कमा लेंगे, मारी में कमा लेंगे, हाइड एंड सीक में कमा लेंगे, सब में कमा लेंगे, क्रैकजैक में कमा लेंगे। बट मेरे पास एक हीरो प्रोडक्ट रहेगा, मेरा सारा बजट उसी के पीछे जाएगा। वो 4 रुपए की प्राइस, इंडिया जैसी हाई इन्फ्लेशन कंट्री जिसमें 6%, 5%, 10% इन्फ्लेशन बढ़ता है, 15 साल तक एक प्रोडक्ट को 4 रुपए पे मेंटेन करके रखा। दैट्स दी स्ट्रैटेजी, जिसको कहते हैं कि आपने एक लॉस लीडर बना दिया, उसको लगे रहे और वहां से आपने इतनी बड़ी बिस्किट कंपनी बना ली। सो यहाँ मिस्टेक होती है, अगर हम बोले सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है, कोई रिजल्ट नहीं मिलता तो आप सब चीज़ करने लग जाते हैं। तो लर्निंग यही है कि सब चीज़ नहीं करना है। जयसूर्या और कालू वितरण जैसा आउट हो जाओगे तो भी चलेगा, लेकिन 5 साल तक कंसिस्टेंट करोगे ना तो वर्ल्ड कप उठा लोगे। तो दैट्स द टेल। करेक्ट। हाँ, मेरा पूछने वाला था आपको हीरो प्रोडक्ट्स रिलेटेड। तो आपके भी केस में कोई हीरो प्रोडक्ट, बिकॉज काफ़ी कंपनीज में होता है कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट आपका 70, 80, 90% रेवेन्यू देते, बट यू कीप ट्राइंग ऑन अदर प्रोडक्ट्स कि क्या पता वो फ्यूचर का हीरो प्रोडक्ट हो। तो ये स्ट्रैटेजी आप कैसे अपनाते हैं? तो इसमें देखिए सर, वॉट एवर इज हीरो उसको हीरो रखना है। वॉट एवर यू वांट टू बिल्ड एज अ फ्यूचर हीरो, पुट ऑल योर बजट ऑन दैट इन वेरी स्मॉल टेरिटरी। मतलब आपको एक फ्यूचर हीरो बनाना है तो आप उसको पैन इंडिया पे लगाओगे तो इट विल डिमांड फॉर लॉट ऑफ बजट। आप एक छोटे से एरिया में लगाओगे तो 20 लाख के या 10 लाख के या 5 लाख के बजट में ही आपका एक्सपेरिमेंट होने लग जाएगा। तो आपको कोई भी न्यू ट्रायल्स करना है उसको बहुत छोटे एरिया में करिए, छोटे बजट से, लेकिन पूरा बजट उतने छोटे एरिया में लगा दोगे तो बहुत हाई आ जाएगा, क्योंकि इंटेंसिटी आ जाएगी। वो कर लीजिए, उसको बिल्ड करते चलिए। एंड बाकी जो चल रहा है, तो बेसिकली इसको हम अगर ऐसे बोले कि एक इंडस्ट्री की नॉर्मल ग्रोथ सपोज 10%, 12% है, तो आप अगर ये अपनी स्ट्रैटेजी रिपीट करते रहोगे तो वहाँ से आपको, क्योंकि आप बेटर रिपीट कर रहे हो, आपको 10% की जगह 13-14 मिल जाएगा, 12 की जगह 15-16 मिल जाएगा। तो यू विल गेट स्लाइटली बेटर ग्रोथ बिकॉज यू आर डूइंग समथिंग विद फोकस। और ये जो छोटे एक्सपेरिमेंट्स आप कर रहे हो, वहाँ से आपको 1-1.5% ग्रोथ मिलेगी। दैट्स इट। बट उसको आप 2-3 साल तक करके एक्सपेरिमेंट को परफेक्ट कर लोगे तो 3 साल बाद वो आपको एडिशनल 5-7% की ग्रोथ देने लग जाएगा, बिकॉज आपने उसको परफेक्टली किया। बट ये 3-4 साल का पीरियड है, उतना पेशेंस रखना चाहिए। अगर वही मिस हो जाता है, वो मिस नहीं किया तो जीत जाए। करेक्ट। ऑल्सो मुझको अभी जैसे अपन कंज्यूमर्स के ऊपर बात कर रहे हैं, तो हाउ डू इंडियन कंज्यूमर्स थिंक? आप तो हो गए एक सेलिंग पॉइंट पे कि आप कैसे, अब कंज्यूमर्स क्या सोचता है, और एंड धीरे धीरे लास्ट फ्यू ईयर्स में आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल हैव बिकम मोर अवेयर बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया हो गया। तो एक इन्फॉर्मेशन सिमेट्री है कि एवरीबडी नोज मोर देन व्हाट देयर जनरेशन उस टाइम पे पहले नो थी। तो एवरीबडी आस्क क्वेश्चंस कि अगर मैं बाय कर रहा हूँ, पीछे घुमा के देखेंगे कि इंग्रेडिएंट्स में क्या है, एंड सबको पता है कि अभी जो टॉप में स्टार्टिंग होता है इट्स द मैक्सिमम पार्ट। तो एवरीबडी क्वेश्चंस इट। हाउ डू यू थिंक कि वो चेंज जो आ रहा है, तो व्हेन समवन इज बिल्डिंग न्यू थिंग, तो दे शुड एंटर अ कैटेगरी कि आप उस कंज्यूमर को माइंडसेट से सोचिए और उसी कैटेगरी में एंटर किए, बिकॉज बाकी अब कंज्यूमर्स अगर मोर अवेयर होंगे तो दे विल आस्क क्वेश्चंस, दे विल नॉट लाइक द बैड मार्केटिंग या उल्टा मार्केटिंग कर रहे हो एंड सर्व कुछ और कर रहे हो। तो हाउ डू यू दैट थिंग, एंड वो मार्केट कैसे ग्रो कर रहा है? हेल्थ मार्केट मे बी स्मॉलर बट मे बी ग्रोइंग फास्टर। सी हेल्थ का एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल देता हूँ। आज के डेट में पूरी दुनिया प्रोटीन, हेल्थ को तो वर्चुअली हम प्रोटीन बोल रहे हैं बेसिकली। आज के डेट में इंडिया में हेल्थ इज प्रोटीन, लेस फैट मोर प्रोटीन, दैट्स हेल्थ। हम फाइबर की अभी भी बात नहीं कर रहे, कार्ब्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ फैट और प्रोटीन की बात, इसी 2 चीज़ की बात कर रहे हैं, राइट। बट मैंने मैं अराउंड 15 साल पहले जाता हूँ, मिस्टर सोधी जो अमूल के एमडी थे, एक आदित्य बिरला रिटेल का कॉन्फ्रेंस था, हम लोग सब गए थे। टॉपिक था उसका द मूविंग टुवर्ड्स द हेल्थ ऐसा करके था। तो सोधी साहब का लेक्चर था, तो उन्होंने बहुत प्यारा एग्जांपल दिया। बोले आज मुझे यहाँ बुलाया गया हेल्थ पे बोलने के लिए, बट मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि मैं पंजाबी हूँ और मैं नाश्ते में परोठे खाता हूँ, राइट। और परोठे पे मैंने मक्खन नहीं लगाया,
तो मेरी माँ बोलती है हाय कितना अनहेल्दी खा रहा है, हाँ और अगर मक्खन लगाया तो मेरी बीवी बोलती है हाय कितना अनहेल्दी खा रहा है। तो एक ही घर में दो लोगों की डिफिनेशन अलग अलग है कि माँ सोचती है मक्खन लगाना अच्छा है बिकॉज बेटा 17 घंटा काम करेगा, उसको उतनी एनर्जी चाहिए, मक्खन नहीं लगा रहा है तो कितना अनहेल्दी खा रहा है, राइट। और वाइफ बोलती है अरे मक्खन खाएगा तो कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा, हार्ट ब्लॉक हो जाएगा, तो ब्लॉकेजेस आ जाएंगे तो खा रहा है। तो आज इंडिया में हेल्थ के डेफिनेशंस के ही चैलेंज है। एक जनरेशन हेल्थ को अलग से देखती है, दूसरी जनरेशन हेल्थ को अलग से देखती है, राइट। तो डेफिनेशन के ही चैलेंज है। तो व्हाट ही सजेस्टेड इज हेल्थ आप कैसे डिफाइन करते हो, कंज्यूमर कौन सा है, वहां से चीजें चालू होगी। आज इंडिया में सिग्निफिकेंट परसेंट ऑफ पॉपुलेशन में फैट का भी डिफिशियंसी है, क्योंकि उनको उतना कैलोरीज ही काउंट नहीं मिल रही दिन में, गरीब पॉपुलेशन भी है। तो आप हर चीज को प्रोटीन से रिलेटेड और फैट से रिलेटेड क्यों जोड़ते हो? तो दैट वाज अ वेरी वेरी आई ओपनिंग एग्जांपल फॉर मी कि यार हाँ, हम शायद से इतने कलर्ड हो जाते हैं कि प्रोटीन और फैट बस ये दुनिया है। तो हेल्थ कैन बी मेनी मोर एस्पेक्ट्स, राइट। बट येस, कंज्यूमर आर गेटिंग अवेयर, बट ऑल्सो कंज्यूमर जो है, आज का वर्ल्ड जो है नरेटिव का वर्ल्ड है, राइट। तो आज अगर हम देखें तो बहुत इजी है सोशल मीडिया के अंतर्गत कि हम जो चीज़ को बार बार बोलेंगे दुनिया उसी को सच मानने लगेगी, जो पहले नहीं होता था। बिकॉज जिसको आज के डेट में वर्ड यूज़ करते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, इंस्टाग्राम यूनिवर्सिटी, कि वहाँ पे जो रिपीट हो रहा है उसी को हम सच मानते हैं। मे बी देर इज़ नॉट इनफ एक्सपेरिमेंट दैट हैज हैपेंड, सो पीपल विल हैव मोर प्रोटीन्स कंपेयर टू द नंबर ऑफ टाइम दे गो टू द जिम। मतलब उन्होंने बोला हमें प्रोटीन खाली एक्सरसाइज नहीं किया तो भी चलेगा, राइट। ऐसा भी हो गया है, राइट। तो प्रोटीन मार्केट इज ग्रोइंग फास्टर देन द फिटनेस मार्केट। तो सो दीज आर लॉट ऑफ एनोमलीज हियर, बट surely people are conscious, surely people want to be healthy, surely people want to use supplements and increase and improve life etc. and वहाँ consciousness आया, लोग लेबल रीड कर रहे हैं, और किसी भी ब्रांड को सक्सेसफुल होना है तो उसको रिपीटेडली करते जाना है। बट अगर हम बोले कि सिर्फ प्रोटीन ही हेल्थ है, राइट, हेल्थ बहुत सारी चीज़ है। मैं एक बहुत सिंपल एग्जांपल कहना चाहूँगा। अगर मैं तो अचार इंडस्ट्री से हूँ और मैं उसको बिलीव करता हूँ कि उसका भी एक साइंस है। तो ये बहुत क्लियर है कि इंडियन फूड इज़ वेरी साइंटिफिकली डिज़ाइन। आप इंडिया के साउथ इंडिया में चले जाओ, नॉर्थ में चले जाओ, ईस्ट में चले जाओ, वेस्ट में चले जाओ, जब थाली परोसी जाती थी सबसे पहले नमक, नींबू और अचार, ये तीन ही चीज़ें डाली जाती थी। क्यों है ऐसा? अगर हजारों सालों से डाला जा रहा है, और मेरा फंडामेंटल मानना है कि भारत सब जानता था, या भारत सब जानता है। जो साइंटिस्ट ने प्लूटो और यूरेनस को 18th और 19th सेंचुरी में ढूंढा है, जो 8th और 9th प्लैनेट है, हम 9 ग्रह की पूजा हजारों साल से कर रहे हैं। तो हमको 9 ग्रह है, ये हमको हजारों साल से मालूम है, राइट। तो पॉइंट इज इंडिया न्यू लॉट ऑफ विजडम एंड इंडियन फूड वाज आल्सो विजडम। मेरा ये मानना है कि, और ये मेरी थ्योरी है, मेरा कोई रिसर्च पर्टिकुलर रिसर्च नहीं है, बट पिकल इज अ समथिंग विच इज अ प्री एंड प्रोबायोटिक। ये तो रिसर्च टॉपिक है, एंड इट एक्टिवेट्स योर जठराग्नि। वो आपके डाइजेस्टिव जूसेस को एक्टिवेट करती है, और वो जो एक्टिवेट करती है, और पिकल को डाइजेस्ट करने के लिए एसिड चाहिए होता है, वही फूड को ब्रेक करता है, राइट। तो इसलिए खाने के स्टार्टिंग में पिकल है, राइट। आपका खाना पूरे तरीके से हो जाए तो पेट में एसिड तैयार हो जाता है। तो खाने के एंड में अगर आप देखेंगे, हम पापड़ खाते हैं, हम पान खाते हैं, जो 9 pH के आइटम है। तो आपके पेट को वापस न्यूट्रल करके 7 pH पे लाना भी है। तो पान इंडियन मील्स में हमेशा एंड में था, पापड़ एंड में था, स्टार्टिंग में नहीं था। अभी तो हम होटल में जाके सबसे पहले पापड़ ऑर्डर कर रहे हैं, लेकिन पापड़ साइंटिफिकली इंडिया ने डिजाइन किया था, खाने के एंड में खाया जाता है, स्टार्टिंग में नहीं खाया जाता है। सो ये भी तो हेल्थी प्रोडक्ट हो गया कि इफ यू हैव अ पापड़ एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट मील, इफ हैव पान एट द एंड ऑफ द मील, इट्स अ हेल्थ because it's actually neutralizing your pH of the stomach. Pickle is activating your जठराग्नि because it is creating the digestive juices to flow. तो ये भी तो डेफिनेशन अगर हम देखेंगे, the only thing is प्रोटीन के बारे में 5000 लोग बोल रहे हैं, अचार के बारे में मेरे जैसे 4 लोग बोल रहे हैं, but प्रोटीन is not alone health. There is many more definitions to health, and I guess those communication should also start. But coming back, yes, consumers are conscious about the प्रोडक्ट्स, द इंग्रेडिएंट्स, क्या खा रहे हैं, शेल्फ लाइफ 1 महीने पुराना है, 6 महीने पुराना है, कैसा फ्रेश प्रोडक्ट है, कैसा है। तो और उसके तरफ वर्ल्ड को लेके जाना है। और किसी भी मैन्युफैक्चर, कोई भी एंटरप्रेन्योर अगर ये करता है तो उसका जॉब भी इम्पॉर्टेंट है कि वो कस्टमर को एजुकेट करे। कहीं एजुकेट भी करना पड़ता है। नेवर मिस सेल। आप जो प्रोडक्ट है, आप मार्केटिंग में कुछ और बोल रहे हो और प्रोडक्ट में कुछ और है, तो नेवर डू दैट। बिल्कुल। वो तो सी, यू कैनॉट फूल, you can fool somebody one time, you cannot fool somebody every time, right? तो अगर आपका बार बार होगा तो वो तो पकड़ा जाएगा। क्योंकि काफ़ी कंपनीज अभी भी वो प्रोडक्ट इतने सालों से चल रहा है, मार्केटिंग में कुछ और दिखता है, इंग्रेडिएंट में कुछ और दिखता है,
तो पीपल हैव स्टार्टेड क्वेश्चनिंग ऑल दीज। बिल्कुल करेक्ट, ठीक है सर। देन एक और क्वेश्चन आता है कि जब कोई नया स्टार्ट कर रहे हैं तो एक क्वेश्चन हमेशा आता है कि मैन्युफैक्चर करें कि आउटसोर्स। ऑफ कोर्स इट डिपेंडेंट अपन आपके पास क्या कैपिटल है, वेयर डू यू वांट टू गो। तो आप क्या सोचते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपने बताया कि स्टार्टिंग आपने डिस्ट्रीब्यूशन से किया था जी, तो आप भी यही बताएंगे कि पहले आउटसोर्स करना स्टार्ट करना हाँ, मैन्युफैक्चरिंग। देखिए मैन्युफैक्चरिंग, ओके, जो छोटा आंसर आपने आंसर सही सवाल बोला कि कितना कैपिटल है, राइट। दो मार्जिन्स तो होती है, एक मैन्युफैक्चरिंग मार्जिन होती है, एक मार्केटिंग मार्जिन होती है, कोई डाउट ही नहीं। तो अगर खुद मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो एक एडिशनल मार्जिन मिलेगी ही मिलेगी। हाउएवर जब कोई छोटा एंटरप्रेन्योर है तो उसके पास पूंजी लिमिटेड है, अगर वो मैन्युफैक्चरिंग में पैसा डाल देगा ना तो उसका 80% 70% पैसा मैन्युफैक्चरिंग में ब्लॉक हो जाएगा। उसके बाद उसको एक्सपेरिमेंट करने के लिए 20% 25% ही पैसा बचेगा। एंड एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट इमीडिएट आए ज़रूरी नहीं, आपको 1.5-2 साल का एक रनवे चाहिए। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि अगर पैसा लिमिटेड है तो कभी भी मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्ट ना करें। आप अपना पैसा अपने प्रोडक्ट को सेट करने, अंडरस्टैंडिंग करने, ट्रायल्स एंड एरर में सक्सेस लाने में लगाए, और एक बार सक्सेस मिल जाए तो फिर मैन्युफैक्चरिंग में आप कभी भी आ सकते हैं। बिकॉज अपने भी कोई सब इंडस्ट्रीज में मैन्युफैक्चरर्स बहुत भरे हैं, जी, मतलब है आपको 5,000 फैक्ट्री मिल जाएगी, आपको अब इंश्योर करना पड़ेगा किसकी क्वालिटी कैसी है वो मेंटेन करना पड़ेगा, बट यू हैव दैट कि मैन्युफैक्चरर्स बहुत है, आप आउटसोर्स करिए एंड बिल्ड ऑन द प्रोडक्ट। पैकेजिंग, ये पैकेजिंग का इंपॉर्टेंस क्या होता है, बिकॉज जब आप नया बिल्ड कर रहे हो, बिकॉज आपको शेल्फ के आगे पहुंचना, एक तो वो एक टास्क है, पहुंच गए तो कंज्यूमर देखेगा और अच्छा दिखना वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। हम हमेशा फूड की बात करते हैं, फूड सबसे पहले तो हम नाक से खाते हैं, हाँ, स्मेल से। आप 2 कमरे दूर हो और खुशबू अच्छी आ रही है तो आपको भूख लग जाएगी, राइट। तो फूड सबसे पहले नाक से खाया जाता है, सेकंड आँख से खाया जाता है। तो आप सब सामने देखते हो एंड इट लुक्स अपीलिंग, तो आप यू गेट इंट्रिग्ड इनटू इट। लास्ट इज इन योर टंग, राइट, माउथ में लास्ट खाते हैं। तो पैकेजिंग इज दैट आए वाला थिंग। अगर पैकेजिंग आपको वो अलूर कर रही है अपने तरफ कि हाँ बहुत मैं अच्छा हूँ, एंड इट इज टेलिंग दैट, तो इट इज़ अ सिग्निफिकेंट पॉजिटिव पॉइंट। मैं फूड के लिए बोल रहा हूँ, बट ये चीज़ किसी और चीज़ पे भी लागू है। आप कॉस्मेटिक्स भी खरीद रहे हैं तो पैकेजिंग प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। करेक्ट जी। तो सर ऐसा भी होता होगा कि एक ही प्रोडक्ट को अगर आप सेम अंदर एक सेम है, वन इज प्रीमियम पैकेज, द अदर इज नॉट सो मच प्रीमियम, पीपल विल टेंड टुवर्ड्स प्रीमियम पैकेजिंग मोर, भले ही प्रोडक्ट अंदर सेम हो। बिल्कुल, सी एज ह्यूमन वी आर एस्पिरेशनल, उसमें कोई डाउट ही नहीं है कि वी आर एस्पिरेशनल एज ह्यूमन, वी ऑलवेज वांट टू अपग्रेड इनटू द नेक्स्ट वर्जन। तो मेरा सन यही बैंगलोर में रहता है और अभी उसके साथ से ही उसने एक रिसर्च पेपर लिखा है। आज सवेरे मुझे रीड करके दिखा रहा था कि उनके कॉलेज में उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, 2 केक्स सेम लाए बेकरी से, सेम टू सेम, और दोनों केक्स को रखा और एक को प्रीमियम प्राइसिंग में रखा और एक को लेसर प्राइसिंग में रखा, और 50 स्टूडेंट को बोला दोनों खाओ, कौन सा ज़्यादा टेस्टी है। तो मोर पीपल सेड जो महंगा था वो ज़्यादा टेस्टी है। तो प्राइस, जबकि एक ही बेकरी से सेम केक लाया गया था, बट द मोमेंट आपने उसकी प्राइसिंग प्रीमियर रख दी तो आदमी को ये मेंटली लग जाता है कि ये बेटर है, होगा बेटर होना चाहिए। तो दैट्स अ परसेप्शन। तो अगर एज अ ह्यूमन वी वांट टू अपग्रेड, वी वांट टू फील दैट हाँ हम बेटर अफोर्ड कर सकते हैं, हम बेटर चीज़ की तरफ जा सकते हैं, तो बेटर पैकेजिंग हेल्प्स। करेक्ट। एंड तो ये साइकोलॉजी का गेम हो गया। तो आप अपने प्रोडक्ट्स या इंडस्ट्री में क्या देखते हैं साइकोलॉजिकली, हाउ यू प्लेस योर प्रोडक्ट्स, पैकेजिंग या मे बी नरेशन ऑफ प्रोडक्ट स्टोरी टेलिंग, तो वो आप कैसे प्ले करते हैं और कैसे लोगों को उस पर भी सीखना है, बिकॉज साइकोलॉजिकली इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज इतना बात नहीं होता है ओपनली, बट अल्टीमेटली साइकोलॉजी पे बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ, बिल्कुल सर, इमोशनली ही लोग सबसे पहले कनेक्ट करते हैं, राइट। वो फर्स्ट एस्पेक्ट वही है, मतलब आप जो दिमाग का रास्ता दिल से जाएगा सबसे पहले, राइट। तो दिल को पसंद आएगा तब दिमाग को पसंद आएगा। तो कनेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अगर हम एक एग्जाम्पल ले क्लासिकल विक्स की, अगर आपने बचपन से ऐड हमने देखी है, उस ऐड में क्या दिखाता था कि एक बच्चा बीमार है, रात में खांस रहा है और माँ उसके चेहरे पे, छाती पे विक्स वेपोर अप लगा रही है, राइट। साइकोलॉजिकली ईयर आफ्टर ईयर इट शोड दैट ऐड कि इट्स अ केयरिंग मदर केयरिंग अबाउट द चाइल्ड, राइट। तो वो एक घर दिमाग में बना दिया कि विक्स वेपोर अप एक अच्छी माँ हमेशा अपने पास रखेगी। तो दैट्स हाउ इट वॉज प्लेड विद द ब्रेन, राइट। तो साइकोलॉजिकल ही तो, और रिपीटेडली 10 साल 15 साल वही बात करते रहे वो लोग, राइट। तो आपने एक पोजीशन, इसलिए मैं स्टार्टिंग कुछ देर पहले बोला पोजीशनिंग, आपको पोजीशनिंग क्या है लेनी है, और उसी पोजीशनिंग पे रिपीट करते जाना है। आपकी पोजीशनिंग खराब भी है, आप कुछ ये मासिव पोजीशनिंग ले रहे हो, लेकिन उसी को रिपीट करते जाओ, तो देन यू विल मेक दैट पोजीशन एटलीस्ट
जो आज का ज़माना एक वर्ड होता है, वाइब विथ योर ट्राइब, एंड यू कैन नॉट हैव द एंटायर वर्ल्ड एज योर ट्राइब. Correct. डिसाइड हु इज योर ट्राइब एंड कीप रिपीटिंग थिंग्स सो दैट दे वाइब विद यू. तो वाइब विद योर ट्राइब ही कंसेप्ट है. तो आपका ट्राइब क्या है वो डिसाइड करो. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है डिस्ट्रीब्यूशन. धंधे का सबसे बड़ा उसूल है माल बिकना चाहिए. जी. कहाँ से स्टार्ट करें? बिकॉज आपका जैसे FMCG हो गया, जनरल ट्रेड आई थिंक अभी भी सबसे बड़ा है, एंड फ्यूचर में भी आई थिंक जनरल ट्रेड रहेगा. मे बी अदर गेटिंग अप मॉडर्न ट्रेड हो गया, ई कॉमर्स, क्विक कॉमर्स हो गया. तो आप नए एंटरप्रेन्योर को कभी भी स्टार्ट कर रहा है तो वो क्या कैसे फोकस करे? या तो एक पर्टिकुलर चैनल में जाए, जी, मल्टीपल चैनल्स, कैसे मतलब कैसे सोचना चाहिए? और दोनों करना चाहिए. एक मैं इसको बोलता हूँ स्प्रे एंड प्रे अप्रोच तो काम करता ही करता है कि सब जगह थोड़ा थोड़ा डाल दो. राइट. कहीं ना कहीं से तो बीज आएगी. बट आपका एनर्जी और पैसा एक जगह लगाओ. तो आप कोशिश करके ई कॉम में डाल दिया, क्यू कॉम में डाल दिया, मॉडर्न ट्रेड में लिस्ट किया, कुछ SMT में किया, कुछ GT में किया, करना चालू कर दिया. राइट. बट हर जगह जाओगे तो हर जगह आपको रिसोर्स का डिमांड आएगा ही आएगा. राइट. आप सबसे पहले स्प्रे एंड प्रे करके देखो आपको रिजल्ट कहाँ बेटर मिल रहा है, कहाँ से आपको एक्सेप्टेंस आ रही है, कहाँ से मूवमेंट आ रही है, जहाँ खर्चा कम लग रहा है. जैसे आज के डेट में क्यू कॉमर्स में रिजल्ट फास्टर आती है बट खर्चा एंडलेसली लगता है. राइट. और मेरा मानना है कि वो भी खुद सारे लॉस कंपनीज है, चाहे वो हम ब्लिंकिट की बात कर ले, जेप्टो की, दे आर स्टिल ब्लीडिंग. तो जब वो खुद ब्लीड कर रहे हैं तो उनको भी अपनी प्रॉफिटेबिलिटी लानी है. तो वो भी आपका मतलब जो काफ़ी लोग मैं जिनसे जानता हूँ जो ई कॉम क्यू कॉम की दुनिया में काम करते हैं, एक्सेप्ट फ्यू ब्रांड जो एक लेवल तक सक्सेसफुल हो गए, बाकी 90% जो ब्रांड्स है जो मुझसे यंग एंटरप्रेन्योर्स बात करते हैं, द रोआस, रिटर्न ऑन एड स्पेंड, इज़ अ नेवर एंडिंग मॉडल. आपका थोड़ा ही धंधा बढ़ता है वो ऐड का खर्चा बढ़ा देते हैं, आप और धंधा बढ़ता है वो ऐड का खर्चा और बढ़ा देते हैं, आपको घर में पैसे आते ही नहीं. आप रोआस की चक्रव्यूह में फंसे हुए हो. बिकॉज इसलिए फंसे हुए क्योंकि उनको भी तो पैसे कमाने हैं, तो उनको भी तो प्रॉफिटेबल होना है, तो वो आपको उस चक्रव्यूह में डालते रहते हैं. आपको एक बार लगता है कि वो मिराज जैसे होता है रेगिस्तान में कि अब पानी आ जाएगा, वो आ जाएगा, अब आ जाएगा, आता ही नहीं. आप पैसे खर्चा करते जाते हो, अब आगे सरकते चले जाते हो. तो उसके अपने चैलेंजेस है, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंटली करते चले गए, आप क्रैक द कोड कर गए तो शायद से आप सक्सेसफुल भी हो जाएंगे. मॉडर्न ट्रेड का डीमार्ट जैसे है, अगर डीमार्ट में प्रोडक्ट क्लिक हो गया तो व्हाट डीमार्ट कैन डू फॉर यू इवन अ क्यू कॉम कैन नॉट डू फॉर यू. मतलब आपको अगर डीमार्ट के अंदर आपका प्रोडक्ट चल गया तो एक स्टोर आपको महीने का 20,000, 50,000, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए की सेल दे सकता है, 2-4 SKU का ही मिला के. तो अगर वहाँ खेल गए तो वहाँ खेल गए. जनरल ट्रेड में ग्रोथ बहुत तेज़ी से नहीं आ जाएगी, बट सस्टेनेबल आएगी, प्रॉफिटेबल आएगी, रिपीटेबल आएगी. कोई आपको आर्म ट्विस्ट नहीं करेगा. क्यू कॉम आर्म ट्विस्ट करेगा, मॉडर्न ट्रेड आर्म ट्विस्ट करेगा, जनरल ट्रेड आर्म ट्विस्ट नहीं करेगा. वहाँ पे आपको सस्टेनेबल ग्रोथ आएगी. तो हर एक को पहले स्प्रे एंड प्रे करके देखना है कि कहाँ से बेटर रिजल्ट आ रहा है, और फिर वहाँ पे डीपर जाना चाहिए. तो अभी जनरल ट्रेड में जैसे घुसना बिकॉज सबसे आई थिंक इम्पॉर्टेंट एक ब्रांड के लिए हो जाता है बियॉन्ड अ पॉइंट, कि आपको ग्रो करना है ज़्यादा तो जनरल ट्रेड एक. तो वहाँ कैसे कोई एंटर करे, एंड वो क्या चैनल्स होते हैं? डिस्ट्रीब्यूटर्स, सुपर स्टॉकिस्ट, होलसेलर्स, रिटेलर्स, देन उसमें स्मॉल स्टोर्स भी होते हैं जो नॉट डीमार्ट लेवल बट सिटी स्पेसिफिक, स्टैंड अलोन मॉडर्न ट्रेड. हाँ, स्टैंड अलोन मॉडर्न ट्रेड. तो उसको कैसे देखा जाए उसमें? देखिए, जनरल ट्रेड तो डिस्ट्रीब्यूशन ड्रिवन मॉडल ही है कि आपको, लेकिन इसमें जैसे स्टार्ट करते हैं तो आप जितना एक हाथ चैनल का मार्जिन बचा सके, जैसे अगर आप किसी ने बैंगलोर में स्टार्ट किया या किसी दिल्ली में स्टार्ट किया, तो आप दिल्ली में या बैंगलोर में अपना जहाँ प्रोडक्शन हो रहा है वहाँ से डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूटर को दो, सुपर स्टॉकिस्ट को ना दो. तो एक लेवल की आपने मार्जिन बचा ली. फिर डिस्ट्रीब्यूटर से रिटेलर पे जाएगा, रिटेलर या होलसेल तो तब पकड़ेगा जब आपका माल एक रिटेल में बिकने लगा, जब या आप बहुत सस्ते हो तो पकड़ेगा. स्टैंड अलोन मॉडर्न ट्रेड में आप थोड़ा लिस्टिंग फीस या दे देंगे तो वहाँ से आपका प्लेसमेंट हो जाएगा. बट जनरल ट्रेड, स्टैंड अलोन ट्रेड का सबसे बड़ा चैलेंज है लिस्ट प्लेसमेंट तक का. तो स्टोरी इजी है, वहाँ से ऑफटेक के लिए जो एफर्ट है ना, दैट्स वेरी 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 चैलेंजिंग एफर्ट. वहाँ पे अगर आप एक डिसिप्लिन के साथ काम नहीं करते, उसको डिसिप्लिन की तरह नहीं बिल्ड कर सकते, बिकॉज हमेशा जो कहता हूँ कि जनरल ट्रेड में आपके प्रोडक्ट और आपके कस्टमर के बीच में रिटेलर खड़ा है, और रिटेलर 4,000 SKU को लेके बैठा है. उसके पास समय ही नहीं है आपके SKU के बारे में सेल करने के लिए. कंज्यूमर मांगेगा तो दे देंगे, नहीं मांगेगा तो नहीं देंगे. तो उसके लिए जो पुराने ज़माने में जो नेशनल टेलीविज़न पे एड्स चलती रहती थी, वो इसीलिए चलती थी कि कंज्यूमर जाके मांगे. एड्स हैव बिकम मोर एक्सपेंसिव बिकॉज कंट्री की कॉस्ट बढ़ रही है. तो इट्स नॉट अ ईजी मार्केट, बट रियल प्रॉफिटेबिलिटी एंड रियल सस्टेनेबल ग्रोथ तो वहीं से आती है. जितने भी ई कॉम क्यू कॉम वाले लोग मुझसे टच में आते हैं आफ्टर द पॉडकास्ट जो आने लगे, काफ़ी लोग
फर्स्ट 4 करोड़ 6 करोड़ 8 करोड़ 10 करोड़ की सेल आने के बाद लास्ट 2 साल से 2.5 साल से एक ही नंबर पे अटक गए हैं। अब वहाँ से जितना ऐड बढ़ा रहे हैं उतना रोआस अटकते जा रहा है, धंधा नहीं बढ़ रहा है, रोआस रिटर्न ऑन एड स्पेंड अटकते जा रहे हैं। तो सस्टेनेबल ग्रोथ तो जनरल ट्रेड से ही आएगी, बिकॉज 1 करोड़ दुकानें हैं नहीं, 1 करोड़ दुकान में जैसे जैसे जाएंगे वहाँ से बढ़ेगा। तो अभी आप जैसे बोल रहे हो कि शेल्फ से उठाना इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो वो कैसे अपन इंश्योर करें कि पीपल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट, बिकॉज आप टीवी एड्स तो छोड़ ही दो, वो तो अनअफोर्डेबल है फॉर अ बिजनेस स्टार्टिंग अप। मे बी इंस्टाग्राम यूट्यूब इन पे चल सकता है, एंड मे बी और सेल्स टीम जो आपके एक इस पर भी बात करना है कि सेल्स टीम जो होती है आई थिंक वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपकी, जो ऑन ग्राउंड सेल्स जो आपके रिटेलर्स पे जाती रहती है, बिकॉज आप डिस्ट्रीब्यूटर्स को दोगे, डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू रिटेलर्स जाएगा, बट आपका एक सेल्स टीम मेंबर होता है जो स्टोर्स में घूमता रहता है एंड आपके प्रोडक्ट के बारे में बताएगा। अब वो एक बताइए कि वो, बिकॉज वो एक इंपॉर्टेंट पर्सन हो जाता है, बिकॉज ही इज टॉकिंग इनिशियल में। आप एज अ बिजनेस में भी एक सिटी में आप घूम सकते हो रिटेलर्स में, ओवर द पीरियड आपको सेल्स टीम बिठाना ही पड़ेगा। बिल्कुल। तो हाउ डू पीपल सेटअप दैट? देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेरे को जो तरीका लगता है कि अगर कोई छोटा कंपनी है तो सबसे पहले वो एक फ्रंट लाइन की जगह एक बेटर लीडर ले। जैसे फॉर एग्जांपल सेल्स में होता है कि यू हैव अ फ्रंट लाइन, जिसको हम सेल्स रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं या सेल्समैन बोलते हैं। उसके ऊपर सेल्स ऑफिसर होता है, उसके ऊपर एरिया लीडर होता है। तो आप एकदम लास्ट माइल वाला बंदा ना लेने की जगह आप थोड़ा, अगर आपको थोड़ा फास्ट ग्रो करना है तो आप एरिया लीडर लेंगे। एरिया लीडर के पास 2 चीज़ होती है, उसकी एक रिलेशनशिप होती है। वो एरिया लीडर बना है मतलब 20-25 साल से 15-20 साल से मार्केट में काम कर रहा है, टीम को कैसे कंट्रोल करना है उसको आता है, इनिशियल रेजिस्टेंस को ब्रेक कैसे करना है उसको आता है। उसको ले और उसको अच्छा वाला व्यक्ति ले, और उसको फिर आप एक राइट फ्रीडम दे, और वो नीचे अपनी डिस्ट्रीब्यूटर टीम खड़ी करेगा और वहाँ से धीरे धीरे स्प्रेड करेगा। बट अगेन इसके अपने चैलेंजेस है कि डे 1 से फ्रंट लाइन की कॉस्ट X है तो एरिया लीडर की कॉस्ट 4X है, तो आप 4X का कॉस्ट डे 1 से ऐड कर दे रहे हो, तो वो भी एक चैलेंज है। बट मैं इसलिए आंसर स्पेसिफिक नहीं दे रहा हूँ कि हर प्रोडक्ट अलग है, हर व्यक्ति का बजट अलग है, हर मार्केट अलग है, बट द राइट वे टू डू अगर बिल्ड करना है तो लीडर को पहले ले और लेके बढ़े। मे बी कॉस्ट, बट ठीक है। एंड ऑल्सो इन जो आपके सेल्स टीम रहती है, लीडर लीडर्स, तो उनकी कोई टारगेट्स रहते होंगे? टारगेट्स तो होते ही, हाँ। सेल्स बिना टारगेट के चलता ही नहीं है। देखिए, सेल्स की सबसे बड़ी जो साइकोलॉजी है कि सबको मूल से ज़्यादा सूद पसंद होता है, प्रिंसिपल से ज़्यादा इंटरेस्ट पसंद होता है। तो सेल्स सिंपल है, आपको सैलरी से ज़्यादा इंसेंटिव पसंद है, तो सेल्स चलता ही इंसेंटिव ड्रिवन है। तो आपको एक इंसेंटिव अगर बांधेंगे ना तो वो व्यक्ति बियॉन्ड कॉल ऑफ ड्यूटी जाएगा, भागेगा, डिलीवर करेगा, बिकॉज वो उसकी किक वो पैसे से भी ज़्यादा किक होती है कि मैंने अचीव किया। और एक आदमी को क्योंकि सेल्स इज़ अ वेरी थैंकलेस जॉब, राइट। वो दिन में 40 कॉल करेगा, ये करेगा, रिजेक्शंस खाएगा, ये खाएगा, वो खाएगा, राइट। तो उसको कोई एक जगह रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, तो उसकी सबसे बड़ी किक क्या है? वो किक है कि मैंने नंबर किया, मैंने इतने डिफिकल्टी के बाद भी नंबर किया और मैंने पैसे कमाए, मैंने इंसेंटिव कमाए। उसकी सबसे बड़ी उसकी सेल्फ वर्थ कहाँ से क्रिएट हो रही है? वहाँ से क्रिएट हो रही है, तो वो बहुत हेल्प करता है। और एक कंसेप्ट आपने शायद मैंने आपसे सुना था, किसी से सुना था कि सेल्स में उनको हायर करो जिन्होंने डिफिकल्ट प्रोडक्ट बेचा है, ना कि इजी प्रोडक्ट बेचा है। हाँ, मतलब जिन्होंने ओके, तो जो जैसे हम बोलते हैं कि आज के डेट में सब लोग अपनी कंपनी में किसी स्टार्टअप के फाउंडर्स ऑफिस के 1-2 लोगों को लो। हाँ, ये आज के डेट में कंसेप्ट चल रहा है कि कोई स्टार्टअप में 2-3 साल काम करके फाउंडर्स ऑफिस में आया है तो दे आर ग्रेट हायर्स। बिकॉज क्यों ग्रेट हायर्स है? क्योंकि फाउंडर्स ऑफिस में जब स्टार्टअप है तो एवरीथिंग इज और एवरीवेयर ओवर द प्लेस, सब डिस्टर्ब्ड है, राइट। उसमें आप एवरीडे फिगर आउट कर रहे हो सोल्यूशन, कल का पैसा कहाँ से आएगा, कल की सेल कहाँ से आएगी, कल का ये सप्लाई कैसे होगा। आप 2 दिन एक प्रेशर कुकर एनवायरनमेंट जी रहे हो और हर चीज़ को फिगर आउट करके राज शमानी जी का जैसे पॉडकास्ट का नाम ही फिगरिंग आउट है, तो फाउंडर्स ऑफिस का काम ही होता है फिगरिंग आउट। तो जो 2 साल फिगरिंग आउट में काम कर लिया, बिकम्स अ ग्रेट रिसोर्स, बिकॉज वो हर जगह फिगर आउट करना सीख जाता है, राइट। उसी प्रकार से सेल्समैन जिसने डिफिकल्ट प्रोडक्ट में काम कर लिया या लॉन्च करा है या अपने लाइफ में किसी कंपनी को एक लेवल से दूसरे लेवल तक पहुंचाया है, वो काफ़ी कुछ फिगर आउट कर चुका है। जिसने सिर्फ रूटीन्स जाके सेल दुकान में माल बेचा है। बट मेरे ख्याल से सेल्समैन की लाइफ में ना हमेशा एक तो ऐसा होता है कि अगर कोई 10 से 15 साल पुराना सेल्समैन होगा तो उसने 1-2 स्टिंट तो ऐसे किए ही होंगे जहाँ उसने डिफिकल्ट स्टिंट में काम किया होगा। एंड एक क्वेश्चन आता है कि अगर आपको जनरल ट्रेड में जाना है तो हाउ टू फाइंड द डिस्ट्रीब्यूटर्स? आई थिंक इसलिए आदमी अगर एरिया लीडर ले लो वो डिस्ट्रीब्यूटर भी ले आएगा। हाँ, गेटिंग द राइट पर्सन, ही विल देन बिल्ड द इकोसिस्टम। और ऑल्सो एक क्वेश्चन आता है कि आई थिंक इवन मेरे जो छोटे भाई ने अभी स्टार्ट किया बिजनेस इन ऑयल कैटेगरी जो भी है,
वो एक होता है कि एक तो मार्जिन कितना देना इस इनको डिस्ट्रीब्यूटर्स लेवल पे एंड पेमेंट टर्म्स क्या रखना, ये एक इंपॉर्टेंट आ जाता है बिकॉज, तो वो कैसे डिसाइड करना है या क्या होता है, कैसे करें? सी मेरा हमेशा मानना है कि अगेन मूल से सूद की जो बात करी, आप डिस्ट्रीब्यूटर को दोनों चीज़ में बांधिए, एक फिक्स मार्जिन और एक वेरिएबल मार्जिन। ओके। काफ़ी बार लोग क्या होते हैं, फिक्स मेरे पास अगर देने को है तो मैं 10% दे दूँ या 12% दे दूँ, लेकिन अगर आप उसको 8 ही दो और प्लस 3% एज अ इंसेंटिव दो तो उसके दो फायदे होते हैं। वो अगर आप 10 या 12 फिक्स दे दोगे ना, तो किसी भी व्यक्ति को लगता है कि, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ, किसी कंपनी में फैक्ट्री में रोज़ चाय दी जाती थी, किसी कंपनी में उन्होंने बोला अब तक को कॉस्ट कटिंग करना है, कल से चाय बंद हो जाएगी। फैक्ट्री में स्ट्राइक हो जाती है, बंद हुआ है सिर्फ 3 रुपये की चाय, लेकिन स्ट्राइक इसलिए हो जाती है कि मुझे इसको रोज 10 साल से आप फ्री में देते थे, आपका बंद करने की हिम्मत कैसे हुई? उसी प्रकार से डिस्ट्रीब्यूटर को जब आपको स्टार्टिंग से 10% या 12% मार्जिन दे दिया, आप जिस दिन उसको रिड्यूस करोगे, डिस्ट्रीब्यूटर विल नॉट लाइक इट, यू विल गेट अ रिवॉर्ड। इसलिए डे 1 से आप ये काम करें कि आप उनको दीजिए, लेकिन कुछ फिक्स दीजिए, कुछ वेरिएबल दीजिए। उसका एक फ़ायदा होता है कि आदमी वेरिएबल के लिए, हर आदमी दौड़ना चाहता है कि मुझे एक्स्ट्रा मिले, तो वहाँ से एक दौड़ शुरू होती है, वहाँ से आपको एक बेटर मार्जिन मिलती है। और जिस दिन वॉल्यूम आ गया, उस दिन डिस्ट्रीब्यूटर भी समझता है कि हाँ, मैं 1 लाख की जगह या 20,000 की जगह 2 लाख का महीने का धंधा कर रहा हूँ, अब मुझे 10% की जगह 8% मिला तो भी आई एम गुड, तो आप उसको धीरे धीरे कम भी कर सकते हो। सो दैट्स नंबर 1 ऑन द डिस्ट्रीब्यूटर साइकोलॉजी। इन टर्म्स ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट दो धारी तलवार है, आपको हेल्प भी करेगी और हर्ट भी करेगी। अगर आपका क्रेडिट पे कंट्रोल है तो आपको हेल्प करेगी, अगर कंट्रोल नहीं है तो क्रेडिट में अटकते चले जाएगी। तो क्रेडिट हेल्प्स बिकॉज इंडिया जैसा मार्केट में जहाँ कैश इज ऑलवेज टाइट, क्रेडिट हेल्प्स। 90% ऑफ द रिटेलर्स इन इंडिया आर मार्जिनल रिटेलर्स, मतलब छोटे छोटे किराने दुकान लेके चल रहे हैं, तो उनके पास हमेशा पैसा टाइट रहता है क्योंकि घर, बीमारी, दवाई दुकान, पढ़ाई सब चलानी है। तो क्रेडिट दोगे तो प्लेसमेंट होती है, लेकिन अगर आपने उसके ऊपर कंट्रोल नहीं रखा, एंडलेस रखा, तो फिर मार्केट में बहुत पैसे डूबते भी हैं। तो कैसे क्रेडिट को आप कंट्रोल करके चले, दैट वुड बी द राइट अप्रोच। सो ऑल्सो जब अपन डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, तो एक पर्टिकुलरली क्विक कॉमर्स जब अपन अभी बात कर रहे थे, तो उनका मार्जिन एक प्रोफाइल वो छोड़ दो, बट वो एक रीच दे देते हैं आपको। इट्स एन इम्पॉर्टेंट बिकॉज उनके पास पैसा है टू डेवलप, बिकॉज काफ़ी टाइम होता है कि आप एक मार्केट डेवलप कर रहे हो, एक हैबिट डेवलप कर रहे हो, ओवर द ईयर्स होगा, जैसे जोमैटो ने किया 5-10 साल उन्होंने लगा, बट एक कंज्यूमर बेस बन गया जो हैबिचुअल है उनके लिए, और उनके लिए पे करने के लिए रेडी है। एवरीबडी पेज फॉर कन्वीनियंस। बिल्कुल। तो एक मार्केट वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी उनका मार्जिन छोड़ते हैं, बट उस कैटेगरी को अगर अप्रोच करना है तो वो कैसे करे, अगर लिस्टिंग करना है तो कॉशियस वे में। हाँ, तो आई गेस उनके ऑफिसेज है, मतलब आप अगर गूगल पे ढूंढेंगे कि कैसे लिस्ट करना है या क्या कॉन्टैक्ट नंबर है या कैसे करना है, तो इजीली मिल जाएगा। दे आर ऑल्सो लुकिंग फॉर सप्लायर हु कैन गेट बेटर प्रोडक्ट, डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड एवरीथिंग। तो वो इट्स नॉट वेरी वेरी डिफिकल्ट, बट येस इट इज़ डिफिकल्ट अगर आपका एक मी टू प्रोडक्ट आप लेके जा रहे हो, जैसे 10 प्रोडक्ट है, तो फिर देन व्हाट यू विल हैव टू स्पेंड देयर विल बी सिग्निफिकेंटली मोर। अगर आप कुछ यूनिकली डिफरेंट ले जा रहे हो तो बिल्कुल अलग रहेगा। तो बट डू यू थिंक अगर ये इफ दीज कंपनीज कीप स्पेंडिंग लाइक टू बिकम, ट्राई टू बिकम लिटिल बिगर, कैन बी अ थ्रेट टू जनरल ट्रेड? ऑलरेडी हो रहा है, कितने जनरल ट्रेड शॉप्स बंद हो रहे हैं, राइट? बिकॉज जनरल ट्रेड शॉप, जैसे मैंने बोला, 90% ऑफ देम आर आल्सो मार्जिनल। तो उनका एक लेवल का धंधा आता था जैसे दुनिया चलती थी, उस लेवल से धंधा थोड़ा कम होने लगा तो उनकी दुनिया भी डिफिकल्ट होगी। तो लॉट ऑफ जो बैकलैश आ रहा है मार्केट में, अच्छा, कंपनीज भी गलत नहीं है अपने लेवल पे कि कंपनीज जो भी है वो अपने फ्यूचर को भी सिक्योर करना चाहती है। तो अगर आने वाला समय क्यूकॉम का होने वाला है और आज अगर उनका ही कॉम्पिटिटर क्यूकॉम में एक्स्ट्रा स्कीम चला रहा है, एक्स्ट्रा मार्जिन चला रहा है, तो दूसरी कंपनी भी चला देती है। जनरल ट्रेड में नहीं चला रही, लेकिन क्यूकॉम में चला रही है। तो काफ़ी बार क्यूकॉम में प्रोडक्ट चीपर मिल जा रहे हैं, जनरल ट्रेड में नहीं मिल जा रहे हैं। तो उसके कारण वो सेगमेंट और बेटर हो रहा है। अल्टीमेटली कस्टमर बोलता है यहाँ से खरीदूंगा तो 100 मिलेगा, वहाँ से मिलेगा, खरीदूंगा तो 90 मिलेगा, तो मैं वहीं से लेता हूँ। तो दैट इज़ बिल्डिंग श्योरली एंड दैट इज़ हर्टिंग जनरल ट्रेड, जो कहते हैं कि 7-8 लाख दुकान इंडिया में ऑलरेडी बंद हो गई है बिकॉज ऑफ द क्यूकॉम रिवोल्यूशन। तो वो तो एक दूसरे को हर्ट करेगा। आई थिंक वो एक स्ट्रैटेजी वो भी है कि आप वही है, पैसा खर्चो, इतना खर्चो कि जो आपका कॉम्पिटिटर वो बंद हो गया, नाउ यू मेक द मार्जिन्स, यू स्टार्ट मेकिंग द मार्जिन्स। करेक्ट, आई थिंक। हाँ, सो मूविंग ऑन, इकोनॉमिक्स ऑफ बिजनेस पे थोड़ा सा मुझे डिस्कस करना था कि ओवरऑल एफएमसीजी कैटेगरी में क्या मार्जिन्स रहते हैं इन टर्म्स ऑफ आपकी कंपनी के लिए, एंड देन हाउ मच यू पास ऑन टू द ट्रेड। टिपिकली और एक कैटेगरी अब बात करते हैं जो टर्नओवर होता है,
हाँ, वो उस पर भी एक बता दें। टिपिकली है ना, आप इसको ऐसा समझे कि आप एक ऐसे धंधे में जहाँ पे शेल्फ टर्न्स का धंधा है। हाँ। तो एक दुकान में हमेशा जगह कम रहेगी, लिमिटेड रहेगी। तो सपोज़ किसी ने मुझे एक 6 फीट की जगह, 6 या 3 फीट की जगह दी है अपने प्रोडक्ट के लिए। अब उस 3 फीट में अगर मैं महीने में 20 बार प्रोडक्ट टर्न कर सकता हूँ, तो मैं उसको 5% मार्जिन भी देता हूँ, और 20 बार टर्न कर दिया तो 5 × 20 बार उसको 100% मार्जिन आ गई। तो उसने मेरे लिए अगर 1000 रुपये लगाए थे तो उसको 1000 पे 1000 रुपये की कमाई हो गई, राइट। और अगर मैं उसको उस 3 फीट में महीने में 3 ही टर्न देता हूँ, तो 5% में 3 टर्न में वो 15% में काम नहीं करेगा, तो फिर उसको 10% देना पड़ेगा या 15% देना पड़ेगा। अगर महीने में 1 ही टर्न देता हूँ तो और बढ़ेगा। तो आप कितने टर्न्स उसको दे पाते हो, वहाँ से रिटेलर मार्जिन डिफाइन होता है। सेम कैटेगरी में भी मार्जिन अलग अलग होती है। जैसे हम बोलते हैं कि हम अभी कर्नाटका में बात करें या आंध्र प्रदेश में बात करें, तो यहाँ पे सबसे बड़ा ब्रांड जो साबुन का है वो संतूर है। तो 51% मार्केट शेयर संतूर का है। यहाँ पे लक्स उतना बड़ा नहीं है, तो लक्स को रिटेलर को ज़्यादा मार्जिन देनी पड़ेगी। संतूर कम मार्जिन पे भी काम कर जाएगा बिकॉज उसका टर्न ज़्यादा है। तो ये रिटेलर लेवल पे हो गया। तो एक कैटेगरी वाइज मार्जिन भी होती है कि साबुन में 5% से 15% मार्जिन ही चलती है, बिकॉज ओवरऑल दैट कैटेगरी इज अ फास्टर टर्न कैटेगरी। अचार की बात करें तो एक बॉटल किसी के घर में अचार चले जाएगी तो 1.5 महीना 2 महीने तक चलती रहेगी। तो इट्स नॉट एज फास्ट टर्न अ कैटेगरी, तो उसमें मार्जिन नॉर्मली रिटेलर की ज़्यादा होती है। तो ये हो गया रिटेलर मार्जिन। हम आते हैं डिस्ट्रीब्यूटर पे। डिस्ट्रीब्यूटर का सिंपल पॉइंट होता है कि एक उसके 2 खर्चे हैं। बेसिकली उसने वेयर हाउस में आपका माल लेके रखा है, अब आप उसको उधार दे रहे हो नहीं दे रहे हो, एक वहाँ से अगर उसको आपके इसमें इन्वेस्ट करना है तो देन ही वांट्स टू मेक श्योर कि आपका माल लिक्विडेट होगा। अगर इन्वेस्ट नहीं करना है तो वो बोलता है ठीक है मेरे पास इतना माल छोड़ दो, बिकेगा तो धीरे धीरे पैसा आ जाएगा, या 15 दिन का या 30 दिन का क्रेडिट साइकिल। फिर वो देखता है कि मैं इसको जब डिलीवरी करने जाऊंगा तो मुझे डिलीवरी कॉस्ट लगेगी, आदमी की कॉस्ट लगेगी। तो अगर किसी कंपनी का एक एक दुकान में 2-2, 3-3, 5-5 हज़ार का ऑर्डर आता है तो डिलीवरी कॉस्ट ड्रॉप होते चले जाती है। अगर 200-200 रुपये का ऑर्डर आता है तो डिलीवरी कॉस्ट ज़्यादा होती है। तो डिस्ट्रीब्यूटर का मार्जिन 5% से 10% वेरी करता है डिपेंडिंग ऑन हाउ स्ट्रॉन्ग द ब्रांड यू आर। करेक्ट। सेम गोस फॉर सुपर स्टॉकिस्ट कि मेरे को कितना स्पेस लगेगा। सुपर स्टॉकिस्ट जो है बेसिकली काम करता है इस पॉइंट तक डिलीवरी पे काम हो रहा था या टर्न पे काम हो रहा था। सुपर स्टॉकिस्ट पॉइंट पे होता है कि कितनी इन्वेस्टमेंट होगी। अगर मैं किसी कंपनी में 10 लाख रुपया लगाता हूँ तो मुझे 24%, 18% ब्याज मिलेगा क्या? तो 10 लाख रखा है तो मुझे साल का 2,40,000 सारा खर्चा काट के मिलना चाहिए। ओके, दैट शुड बी माई रिटर्न ऑन माई इन्वेस्टमेंट। एंड नेट ऑफ सारे कंपनी के क्लेम सेटल। अब वो कंपनी अगर क्लेम सेटल नहीं करती है, मार्केट में चीज़ें अटका देती है और क्लेम सेटल नहीं करती, तो सुपर स्टॉकिस्ट का पैसा मार्केट में अटक जाता है। और वैसा होता है तो देन सुपर स्टॉकिस्ट बोलता है नहीं अगर ये सब भी है तो मैं अपने कैलकुलेशन में करूँगा। तो सुपर स्टॉकिस्ट का मार्जिन 2-2.5% से लेके 5-5.5-6% तक वेरी करता है डिपेंडिंग ऑन हाउ यू आर अप्रोचिंग। तो वहाँ पे शेल्फ टर्न हो गया, यहाँ पे आपका पर आउटलेट डिलीवरी कॉस्ट क्या आ गई, वहाँ से आ गया। ऊपर में आपका रिटर्न ऑन आपको, क्योंकि नीचे वाले लेवल पे कोई भी आपके पास 1000, 1500, 2000, 50,000 रुपये लगा रहा है। ओनली सुपर स्टॉकिस्ट पॉइंट में जब 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ लगा रहा है, तो वहाँ पे आपको इट वर्क्स ऑन ROI। ओके, गॉट इट। एंड ऑल्सो एक पॉइंट है कि जो डिफरेंट चैनल्स हैव डिफरेंट मार्जिन ऑल्सो। जैसे आपकी कैटेगरी में मैंने सुना था कि आप एक होरेका सेगमेंट है जो होटल्स, रेस्टोरेंट्स, केटरिंग है। इनिशियल में या कभी भी आपको वहाँ पर वॉल्यूम मिल जाएगा, मार्जिन कम मिलेगा, एंड कई केस में मार्जिन भी मिल जाते हैं। और दूसरा कैटेगरी का जितना आप कंज्यूमर के क्लोज में वो मार्जिन ज़्यादा है। तो वो स्ट्रैटेजी क्या, कैसे अप्रोच करना चाहिए किसी को अगर कुछ नया स्टार्ट कर रहा है, जस्ट टू बिल्ड लिटिल बिट ऑफ वॉल्यूम इनिशियली? जैसे आपने कहा कि आपका पहले B2B बड़ा था, देन यू एंटर इनटू B2B। तो ये एक सही स्ट्रैटेजी है कभी एंटर करने के लिए? B2B हेल्प करता है आपको टॉप लाइन देने के लिए, टॉप लाइन, बट बॉटम लाइन में चैलेंज है। क्योंकि वहाँ पे आपको शायद से नुकसान में भी देना पड़ेगा। बिकॉज क्या है, इंडिया, आप जैसे राइटली थोड़ी देर पहले बोले कि इन्फिनाइट मैन्युफैक्चरर्स है। मतलब आपके पास कम से कम 100, एक अचार में इंडिया में 5,000, 10,000 मैन्युफैक्चरर्स होंगे। तो और ब्रांड शायद से 20 ही है, 50 ही है, बाकी सब मोस्टली सस्ता बेचने में लगे हुए हैं। तो उसमें एक वो चैलेंज पक्का रहेगा कि आप का टॉप लाइन आ जाएगा, बट बॉटम लाइन में हमेशा चैलेंज रहेगा। बट एटलीस्ट आपको ये श्योर हो जाएगा कि हाँ 10 लाख, 5 लाख, 15 लाख, 20 लाख का धंधा आ रहा है, वहाँ से कॉन्फिडेंस आएगा, कमाई का कॉन्फिडेंस नहीं होगा। बट वही आप प्रोडक्ट को जनरल ट्रेड में ले जाएंगे तो शायद से दूसरे चैलेंज आएंगे। चैलेंज तो हर जगह, चैलेंज हर जगह। आपको कौन सा बैटल खेलना है। राइट, करेक्ट, गॉट इट। सो नेक्स्ट, अब जब जैसे डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे थे, तो कोई भी किसी ने भी अगर किसी फाउंडर या एंटरप्रेन्योर ने एक प्रोडक्ट लॉन्च कर लिया है, तो आप जैसे बता रहे थे पहले आप डीपर जाइए, तो वो इसके बारे में बताइए कि अब क्या मतलब है उसका, कि आप एक स्टेट में हैं
तो या सिटी स्टेट कैसे एक्सपैंड करना चाहिए उसको? तो स्टार्ट विद द सिटी, मूव टू द डिस्ट्रिक्ट। मतलब सिटी में आपने ओके, तो मैं विड्थ और डेप्थ की जब से बात करता हूँ तो उदाहरण के तौर पे एक इंदौर है, किसी ने एक प्रोडक्ट इंदौर में लॉन्च किया, इंदौर से स्टार्ट किया। इंदौर में 3000 दुकानें हैं। तो इंदौर में उन्होंने प्रोडक्ट लॉन्च किया। अब इंदौर में 50-100 दुकानों में प्रोडक्ट जाने लगा, बिकने लगा, वहाँ से सेल आने लगी। अब उसके बाद दो अप्रोच होता है कि मैं इंदौर से आगे रतलाम उज्जैन तक पहुँच जाऊँ, या मैं इंदौर के 200 दुकान से 1000 दुकान तक जाऊँ। 3000 तक दुकान में जाने में समय लगेगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि वो 1000 दुकानों तक पहले इंदौर को कवर करना, उसको जीते। 3000 तक ना जाए लेकिन 1000 तक जीते, तो आपकी एक इकोनॉमीज ऑफ स्केल्स आने लगती है, आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स ड्रॉप होने लगती है, सब कुछ होता है। फिर आप उज्जैन खंडवा तक जाए, आजू बाजू तक जाए। ये जर्नी 3000 तक जाने की चालू रखिए। फिर आपने वहाँ पे तो एक मार्केट में आपने अपना एक 33-40% मार्केट तक पहुँच गए आप। उसके बाद यू स्प्रेड एंड कंटिन्यू योर जर्नी टू रीच टू 60-70-80। वहाँ पे अपना फोकस बनाए रखें, प्लस आप स्प्रेड करना चालू करें। फिर वहाँ पे आपका वो 35-40 आ जाए तो फिर और रेडियस बनाते चले जाए। दैट्स हाउ इट शुड बी। करेक्ट। और एक और होता है कि अगर आपको नए प्रोडक्ट्स लेकर आने हैं, अब एक कैटेगरी में आप घुस गए, आपने एक डीपर मार्केट में पकड़ हो गया, तो आपका एक डिस्ट्रीब्यूशन बन गया। तो अल्टीमेटली डिस्ट्रीब्यूशन ही गेम है, आपका एक डिस्ट्रीब्यूशन बन गया, देन आप प्रोडक्ट में स्प्रेड कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट में कैसे एक्सपैंड करें? सो वो दूसरा स्ट्रेटेजी हो गया। एक हो गया कि मुझे इंडिया जीतना ही नहीं, मुझे 4 डिस्ट्रिक्ट में ही 500 करोड़ का कंपनी बनना है। वो भी पॉसिबल है कि आप उसको इतना डीपर करके इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया, उसके बाद एक एक प्रोडक्ट कैटेगरी आप यूनिकली डिफरेंट लेके आ रहे हो, उसको आप बिल्ड करते चले जा रहे हो। मैं उदाहरण के तौर पे मैंने पहले भी कहा है कि दीपक भाई मेरे अच्छे मित्र है बीका जी के। तो आज बीका जी की सेल राजस्थान में ही 1000 करोड़ की है। तो उन्होंने उसी मार्केट में सबसे पहले नमकीन में ही है वो, लेकिन नमकीन फिर मिठाई, फिर नमकीन में वो बेक नमकीन को लाए, हेल्दी नमकीन को लाए, बट करते 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 एक ही मार्केट को 1000 करोड़ का बना दिया, एक ही स्टेट को, राइट। तो दैट्स ऑल्सो पॉसिबल कि उसके बाद दे हैव ऑल्सो गॉन टू अदर स्टेट्स एंड बिल्ड अदर स्टेट्स ऑल्सो, बट एक ही स्टेट को 1000 करोड़ का भी बनाया जा सकता है अगर आप डीप जाए। और ऐसे इंडिया में 25 एग्जाम्पल है जहाँ लोगों ने 300-500 करोड़ के स्टेट्स बना लिए सिंगल कैटेगरी में। तो जैसे आपका क्या स्ट्रैटेजी रहा, निलॉन्स का प्रेजेंस किधर किधर है? हम लोग की स्ट्रैटेजी उल्टी रह गई। हम लोग, क्योंकि जब मेरे हाथ में कंपनी आ गई, हम ऑलरेडी हमने कैटेगरीज नहीं बढ़ाई थी, हम अचार को ही बढ़ा रहे थे। तो अचार को बढ़ाते कारण हम देश के 50% देश में पहुंच चुके थे, तो हम लोग थिनली स्प्रेड थे। ओके। लास्ट 3 साल से हमने बोला है कि चलो थिनली स्प्रेड है, तो फ्रॉम वेयर वी आर वहाँ से ही जर्नी चालू करनी पड़ेगी। तो थिनली स्प्रेड है, उसमें से लेट्स पिक अप कपल ऑफ स्टेट्स एंड स्टार्ट गोइंग डीपर। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि इंडिया में जैसे अपन हर स्टेट या हर सिटी का मार्केट थोड़ा डिफरेंट है टेस्ट और उस टर्म्स में, तो एज एन FMCG ब्रांड है ना, आप अचार वाले ब्रांड, अचार वाली कैटेगरी में है, तो हाउ डू यू मेक श्योर कि उस कैटेगरी, उस पर्टिकुलर स्टेट को अगर क्रैक करना है तो मे बी उस लेवल ऑफ टेस्ट के प्रोडक्ट लेके आने पड़ेंगे, एंड हाउ डू पीपल ऑल्सो इंश्योर दैट? सी 2 कैटेगरीज है, एक इंडियन ट्रेडिशनल कैटेगरी विच इज़ रूटेड आउट ऑफ इंडिया, जैसे अचार की बात कर ली, तो उसका हर स्टेट का क्या, हर डिस्ट्रिक्ट का भी टेस्ट अलग होता है। तो वहाँ पे जितना आप उसको स्पेसिफिक फॉर द, जैसे हम लोग ने निलॉन्स में किया है कि पहले भी कहा है, वी हैव क्रिएटेड 1 ब्रांड फॉर एवरी स्टेट। असल मराठी, गरबी गुजरात, दिल्ली दरबार, शेरे पंजाब, MP स्पेशल, मोर छत्तीसगढ़, आपन बिहार, मतलब एवरी स्टेट के लिए ब्रांड है जो वहाँ की स्टेट की रेसिपी है। खड़ा मसाला है, सरसों तेल है, सीसम ऑयल है, जैसे साउथ में थालिम्पू करते हैं, थालिम्पू यानी मसाले में बघार डालते हैं। तो एवरी स्टेट को वो अचार दिया जाए जो वो खाने की जिसको आदत है। तो दैट्स व्हाट वी हैव डन। दूसरी कैटेगरी विच इज़ नॉट रूटेड आउट ऑफ इंडिया, लाइक मेयोनीज इज नॉट रूटेड आउट ऑफ इंडिया, या पास्ता इज नॉट रूटेड आउट ऑफ इंडिया। तो वो कोई ट्रेडिशनल, उसके बारे में किसी को, लोगों को कोई एक पास्ट की बिलीव की ये स्वाद अच्छा होता है, ये नहीं है। तो वहाँ पे यू कैन हैव अ जनरलाइज रेसिपी फॉर द कंट्री विच शुड बी गुड एंड टेस्टी एंड नाइस, बट यू कैन हैव वन जनरलाइज रेसिपी। अब उसमें भी होगा, कुछ मेयोनीज आप देखेंगे तो ज़्यादा स्वीट होंगे, कुछ सॉल्टी होंगे, कुछ थोड़े टैंगी होंगे। तो वो हर एक कंपनी का अपना है, बट कंज्यूमर डज नॉट हैज़ एनी पास्ट मेमोरी ऑफ इट। बट उसको, किसी को कोई टैंगी पसंद है तो टैंगी ले लेगा, किसी को थोड़ा स्वीटर पसंद है तो स्वीटर ले लेगा, बट यू डू नॉट हैव अ जनरलाइज रेसिपी फॉर द कंट्री। बट पिकल्स, मसाले, जो कुछ ट्रेडिशनल इंडियन प्रोडक्ट है, वहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं। सो मूविंग ऑन, FMCG में एक टाइम के बाद और इवन इनिशियल्स में मार्केटिंग बिकम्स अ बिग
इन्वेस्टमेंट और फोकस फॉर एनीबॉडी, बिकॉज आई थिंक मैंने सब बड़ी फर्म्स में भी देखा है, HUL या जब भी द मार्केटिंग पर्सन कैन गो टू बिकम अ CEO, नॉट अ फाइनेंस एंड अदर पर्सन। तो हाउ डू यू सी एज अ मार्केटिंग, बिकॉज आपको आप ऐसे बताइए कि जो अर्ली या नया स्टेज में है, हाउ डू दे शुड इंश्योर कि उनका मार्केटिंग स्ट्रेंथ या कैसे हो रहना चाहिए, एंड वंस यू बिकम लिटिल ग्रोइंग तो एक स्पेंड रहता है कि आपको फिक्स खर्चा करना ही पड़ेगा, तो मतलब रहता है, तो वो कैसे डिसाइड होता है? तो मैंने एक बहुत अच्छा रीड किया था और वहाँ से स्टार्ट करता हूँ। इफ़ यू आर एक्सीलेंट एट मार्केटिंग, you do not require great sales team. If your product is uniquely different, you do not require great marketing. Correct. Right? ये तीनों वर्जन है। तो मार्केटिंग कैन रिड्यूस योर सेल्स लोड, बिकॉज जो एक टर्म होती है पुश ब्रांड और पुल ब्रांड, कस्टमर आके मांगेगा और आपको उसको बेचना पड़ेगा। बेचना पड़ेगा तो पुश हो गया, कस्टमर आके मांगा तो पुल हो गया, एंड हेंस मार्केटिंग प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। However, creating that space in the mind of consumer, मार्केटिंग के दो हिस्से होते हैं, एक को हम बोलते हैं मार्केटिंग, एक को बोलते हैं ब्रांडिंग। मार्केटिंग इज समथिंग विच विल क्रिएट डिमांड। मार्केटिंग इज अ डिमांड जनरेशन टूल कि मैं क्यों खरीदूँ। जैसे अगर मैं एक बहुत क्लासिकल इंडिया की ऐड दूँ जो लोग समझेंगे, तो फॉग जब लॉन्च हुआ था तो फॉग की पहले साल की ऐड थी कि इसके अंदर गैस नहीं, तो आपके इसके अंदर 100 शॉट्स मिलेंगे, दूसरे में 40 शॉट्स मिलते, बाकी गैस आता है, इसमें गैस नहीं। तो ये मार्केटिंग है। अच्छा, मैं तो बेवकूफ़ बन रहा हूँ, मैं तो 40 शॉट का पैसा दे रहा हूँ, यहाँ पे 100 शॉट्स, उतने पैसे में 100 शॉट्स मिलेंगे। तो ये मार्केटिंग हो गया कि आपने किसी के दिमाग में घर बना दिया कि तुम बेवकूफ़ हो भाई, तुम फ्री का पैसा दे रहे हो, गैस का पैसा दे रहे हो, गैस का पैसा मत दो। सो इट इज़ क्रिएटिंग अ इंक्वायरी टू क्रिएट अ ट्रायल्स, दैट्स व्हाट मार्केटिंग डज। ब्रांडिंग इज वेर यू क्रिएट अ प्रीमियम पोजिशनिंग अबाउट द ब्रांड इन द माइंड ऑफ द कंज्यूमर कि ये बेस्ट है, मैंने यही खरीदना चाहिए। तो सेकंड या थर्ड ईयर के बाद की आपने जितनी भी फॉग की ऐड देखी होगी, उनका टैगलाइन था क्या चल रहा है, फॉग चल रहा है। वो इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे, दुकानदार के पास, और क्या चल रहा है, फॉग चल रहा है। तो एवरीथिंग वाज नॉट अबाउट कि इसके अंदर गैस नहीं है, एवरीथिंग वाज अबाउट यही बेस्ट है, ब्रांड है। तो दो स्टेप को अगर मैं मार्केटिंग ब्रांडिंग को बोलूँ तो पहला स्टेप था गैस है, और दूसरा स्टेप था क्या चल रहा है, फॉग चल रहा है, वो ब्रांडिंग है। पहला स्टेप मार्केटिंग था। तो मार्केटिंग को हम पहले डिवाइड करें। पहला स्टेप तो आपको ट्रायल्स करवाना ही है, जनरेट करवाना ही है, वहीं से आपकी सेल्स आएगी। लेकिन एक बार आ गया तो ब्रांडिंग की तरफ मूव करना होगा, बिकॉज ब्रांड आया। सो ब्रांडिंग विल क्रिएट द पोजिशनिंग इन योर माइंड कि हाँ, मुझे आज हम अगर लिरिल के बारे में सोचते हैं या सिंथॉल के बारे में सोचते हैं तो यही सोचते हैं फ्रेशनेस, पानी गिर रहा है, वो उसके अंदर वाटरफॉल के नीचे जो मॉडल है वो नहा रही है, राइट। और सालों तक वो लिरिल ने वही ऐड चलाई, वही चलाई। डेटॉल सोचते हैं तो ये सोचते हैं कि कीटाणु आर्मपिट्स के अंदर होंगे और वो आर्मपिट्स के अंदर के कीटाणु क्लीन हो रहा है, राइट। सालों तक दैट इज व्हाट दे हैव क्रिएटेड रिपीटेडली। सो दैट्स ब्रांडिंग, दैट्स यू आर क्रिएटिंग अ पोजिशन कि अगर मुझे डिसइंफेक्टेंट साबुन लेना है तो डेटॉल ही लेना है, वो आपके माइंड में एक प्लेस बना दी। अगर अब इसी का डेटॉल का कंपटीशन आया था, बहुत पुरानी ऐड है, शायद से आप काफ़ी यंग रहे होंगे, लेकिन सेवलॉन करके एक कंपनी आई थी। सेवलॉन की पहली ऐड क्या थी, मत जलेगा 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 जलेगा, और लगा दिया, अरे लगाओ ना जलेगा, अरे लगा दिया कब से। तो डेटॉल की एक निगेटिविटी थी, लगाओगे तो जलेगा, तो सेवलॉन ने जलेगा नहीं, ये एक ऐड ली थी, दिस इज मार्केटिंग, क्योंकि बार बार माइंड में डाल रहे हैं कि उससे जलता है, इससे जलेगा नहीं। दैट्स मार्केटिंग, क्रिएटिंग अ स्पेस कि तुम ट्राई करो, इससे जलेगा नहीं। एंड नेक्स्ट इज ब्रांडिंग की तो सेवलॉन ब्रांडिंग तक की एड्स बहुत ज़्यादा याद नहीं है, मार्केटिंग की याद है क्योंकि उन्होंने वहाँ अपनी ट्रायल्स बनाई थी। तो एवरी कंपनी हैज़ टू से पहले मार्केटिंग ही करनी पड़ेगी, स्टार्टिंग ब्रांडिंग से नहीं हो सकती। एक बार आपका माल का रिपीट आने लग गया, देन आप ब्रांडिंग पे मूव नहीं करेंगे ना, तो आपका कस्टमर एक समय के बाद छूट जाएगा। ब्रांडिंग ओनली विल गिव स्टिकीनेस टू द ब्रांड, ब्रांडिंग ओनली विल गिव प्रीमियम टू द ब्रांड, रिपीट सेल्स ऑफ द ब्रांड, मार्केटिंग विल जनरेट। तो ब्रांडिंग तक काफ़ी कंपनी मूव नहीं करती है, और काफ़ी कंपनी उल्टा करती है, ब्रांडिंग से चालू करती है, क्योंकि ब्रांडिंग की पिचेस या एडवर्टाइजमेंट बहुत मज़ेदार होती है। तो इसलिए काफ़ी लोग ब्रांडिंग से चालू करते हैं, बट ब्रांडिंग देखने में इंटरेस्टिंग लगेगा लेकिन रेवेन्यू नहीं देगा, मूव नहीं करेगा। तो मार्केटिंग से मूवमेंट आएगी, ब्रांडिंग से आपको रिपीट आएगी, प्रीमियम आएगा, सब कुछ आएगा। करेक्ट, गॉट इट। ऑल्सो बट अगर कोई अब जैसे स्मॉल कंपनी है, कोई नया स्टार्ट कर रहा है, उनको कहाँ फोकस करना चाहिए? बिकॉज आई थिंक एक तरीके से अपन कह सकते हैं कि एड स्पेंड्स आप टीवीज पे नहीं कर सकते, बट ओवरऑल दूसरी कैटेगरी जहाँ पर लोग
स्पेंड कर रहे हैं अपना सोशल मीडिया में टाइम, दैट हैज बिकम लिटिल चीपर, मतलब वो तो आप जी, तो अलग अलग है। देखिए फॉर एग्जांपल हाइपर लोकल का ज़माना है ये, तो अगर आप जिस एरिया में कर रहे हैं तो आप डिजिटल मार्केट से हाइपर लोकल कर सकते हैं, राइट। एक मार्केटिंग ये भी है कि आपके फिजिकल प्रमोटर्स दुकानदार के वहाँ दुकान में खड़े रहते हैं, हाँ। आपको सैंपल कराते हैं, अपना प्रोडक्ट क्यों अलग है वो बताते हैं, दैट्स ऑल्सो मार्केटिंग, राइट। एक है कि आज जैसे माईगेट जैसी कंपनीज है जो आपके फ्लैट्स के लिफ्ट्स में आपके पोस्टर्स लगा देती है, तो अगर आपने प्लेसमेंट इसी 5 किलोमीटर में किया है तो उस 5 किलोमीटर के सारे सोसाइटी में अगर आपने पोस्टर्स लगा दिए, या सोसाइटीज़ में वो अपनी ये व्हीकल ले जाके आपकी ट्रायल्स भी करा देती है, टेस्टिंग भी करा लेती है, दैट ऑल्सो मार्केटिंग। सो मार्केटिंग इज अबाउट जनरेशन ऑफ इनिशियल सेल्स एंड ट्रायल्स। तो आज आपको नेशनल टेलीविजन की जरूरत ही नहीं है, आप अगर बैंगलोर का एक 5 किलोमीटर का रेडियस पकड़ लो, वहाँ पे आप डिजिटल कर लो, वहाँ पे आप फिजिकल कर लो, वहाँ आप सोसाइटी फिजिकल कर लो, ऑल दैट इज मार्केटिंग। जैसे जैसे आप पूरे बैंगलोर के बादशाह बन गए, फिर वहाँ से आप ब्रांडिंग के ऊपर आओ, जहाँ से आपका वो बादशाह जो आप बने हो वो बने रहे। करेक्ट। तो हाँ, वही ओवरऑल है कि ऐसा नहीं कि मार्केटिंग अभी एक्सपेंसिव है, इट्स इजी, यू हैव टू बी यूनिक एंड क्रिएटिव। एंड द वर्ल्ड टुडे जो आ रहा है परफॉर्मेंस मार्केटिंग, यू पे, बट परफॉर्मेंस मार्केटिंग अगेन दैट्स अ मार्केटिंग, दैट्स नॉट ब्रांडिंग। यू विल गेट योर ट्रायल्स, अल्टीमेटली मार्केटिंग के बाद जहाँ आपको ब्रांड होल्ड करवाना है वो ब्रांडिंग से आएगा। जी, करेक्ट। मूविंग ऑन, लीजिए, हायरिंग बिकम्स फ्रॉम इनिशियल ओनली, आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट एक हायरिंग हो जाता है, बिकॉज आप सब कुछ नहीं कर पाओगे, एंड यू हैव टू बी हैव दैट माइंडसेट कि मुझे सब कुछ नहीं भी करना है जी, एंड यू डेलीगेट वर्क सो दैट योर फोकस कैन बी ऑन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस। तो उस पर आप कैसे सोचेंगे, क्या रिकमेंड करेंगे? बिकॉज अभी क्या होता है ना, फैमिली बिजनेस में ले लेता हूँ कि व्हेन यंग जनरेशन ट्राई टू एंटर, देन दे वांट कि एक ही जन क्यों सब कुछ कर रहे हैं, अपन को थोड़ा ये फ्री माइंड शुड बी फ्री, दैट टाइम यू कैन वॉन्डर एंड थिंक अबाउट डिफरेंट थिंग्स। तो आप एक तो मेरा ये भी आंसर करना कि अब हाउ फैमिली बिजनेस शुड ऑपरेट व्हेन यंग जनरेशन एंटर्स, हाउ ओपन दे शुड बी इन लिसनिंग टू देयर फीडबैक्स एंड ऑल, एंड हायरिंग कैसे करना चाहिए। एंड हायरिंग, क्योंकि काफ़ी मैंने फैमिली बिजनेस में देखा कि अगर मैं हायरिंग कॉस्ट भी सुनूँ, कोई नया अगर एम्प्लॉय लेना है आपको सीनियर पोजीशन पे, दैट कॉस्ट सुन के ही बोलते कि नहीं इतना तो हम कर लेंगे, बट इफ़ यू सी अ लॉन्ग टर्म फ्यूचर एस्पेक्ट, लॉन्ग टर्म आप सोचेंगे तो वो बहुत बेनिफिट करता है। तो हाउ डू यू सी तीनों चारों क्वेश्चन थे। एक हम बोलते हैं हायरिंग कैसे करना चाहिए। हायरिंग में ना सबसे पहले गट फील को हटाना चाहिए, और मोस्ट ऑफ दी, मैं अभी स्मॉलर कंपनीज की बात कर रहा हूँ, बड़ी की बात नहीं कर रहा हूँ, मोस्ट ऑफ द स्मॉलर कंपनीज जो है जेडीज नहीं लिखती, जॉब डिस्क्रिप्शन, मुझे ये व्यक्ति आ जाएगा तो मुझसे क्या एक्सपेक्टेड है, करवाना क्या है, वो आप लिखते ही नहीं। तो आप इंटरव्यू में वो चेक ही नहीं कर पाते कि उसके पास वो करने की क्षमता है कि नहीं। जो भी अच्छा बोलने वाला आदमी वो सिलेक्ट हो जाता है, जिसको कहानी अच्छे से बेचने आता है वो सिलेक्ट हो जाता है। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट इज जेडी लिखिए कि मुझे जॉब डिस्क्रिप्शन करवाना क्या है, और फिर इंटरव्यू में चेक करिए कि ये इसको करना आता है क्या, नंबर 1, और कितना इसने किया है, जिसको हम बोलते हैं हाउ पार्ट। हाउ पार्ट क्या होता है, जब आप उसको इंटरव्यू में सवाल पूछते हो, अच्छा ऐसा ऐसा आपको लाइफ में ये हुआ था, आपने प्रोडक्ट लॉन्च किया था, कैसे हुआ था, वो बोलेगा सर हम लोग गए थे, ऐसे ऐसे किया था, क्या चैलेंजेस आए थे। आप उसी एक सवाल के, जैसे प्याज के लेयर निकालते जाइए, उसी में 10 सवाल तक पूछते चले जाइए, आपको समझ में आएगा ये व्यक्ति कितना इन्वॉल्व था, क्या चैलेंजेस फेस किए थे, इसने सॉल्व किया था, इसके बॉस ने किया था, इसने टीम ने किया था, क्योंकि जस्ट 8 चीज़ का वो आंसर नहीं दे पाएगा ना, उसने किया ही नहीं था, किसी और ने किया था। तो उस हाउ पार्ट से आपको समझ में आएगा व्यक्ति कितना इन्वॉल्व था। अगर हाउ पार्ट आपके पास परफेक्टली नहीं दे पाता है, विच मीन्स ही वॉज अ सुपरफिशियल पर्सन और पार्ट ऑफ द टीम, नॉट दी डूअर ऑफ द टीम, राइट। सो हाउ पार्ट इज इंपॉर्टेंट। तो जेडी, एंड देन जेडी के बाद चेकिंग ऑन दोस कि इसने किया है क्या, एंड चेकिंग ऑन द हाउ पार्ट, दैट्स द मोस्ट क्रिटिकल एस्पेक्ट। जिसका हाउ पार्ट जितना स्ट्रांग है, मतलब वो उतना इन्वॉल्व व्यक्ति है, दैट्स 1। सेकेंड, जो फैमिली की बिजनेस की बात करें, तो अगर अगली ही पीढ़ी आती है तो उसमें ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि गड़बड़ नहीं हो जाए, हमने सब कुछ अच्छे करके दिखाया। तो उसमें मैं हमेशा बोलता हूँ कि गिव अ स्मॉल स्पेस टू द नेक्स्ट जनरेशन, कि भैया देख ये ऐसा बिजनेस है, एक काम करो, अभी आपका जैसे ऑयल का बिजनेस है, अगली जनरेशन आई, एक काम करो कि तुम अहमदाबाद मार्केट हमारा अभी खाली है, वो एक मार्केट तुम अगला 1 साल 2 साल ले लो, उसको लॉन्च करो। मेरे जो पहले भी एग्जांपल कहता हूँ, संजीव भाई शाह जो हमारे एवरेस्ट के अच्छे मित्र है, उनकी पूरी जर्नी, और आज ही इज द स्टॉलवर्ट ऑफ द इंडस्ट्री। उनके फादर ने उनको कलकत्ता भेज दिया था, उनका महाराष्ट्र मार्केट है, बंगाल अपोजिट साइड ऑफ द कंट्री, और आज उनका वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मार्केट बंगाल है। तो उन्होंने इतने साल तक 3, 4, 5 साल तक महीने में 15 दिन बंगाल जाना, वहाँ पे मार्केट को बिल्ड करना, ही केप्ट डूइंग दैट। तो आज कि भाई वो मार्केट में सेल्स जीरो है तो बिगड़ेगा तो
क्या बिगड़ेगा, तुम कर लो। सेम थिंग आकाश भाई जो संजीव भाई के बेटे हैं, उनको फिर साउथ इंडिया मार्केट दिया कि जब वो बिजनेस में आए कि इस मार्केट को तुम बिल्ड कर लो, तो दैट विल हेल्प यू टू, कि जहाँ पे दी स्कोप ऑफ लूजिंग इज जीरो, वहाँ से आप दीजिए तो वहाँ से वो बिल्ड होता है। बट वो फ्रीडम देना जरूरी है कि ये इसका स्टाइल है, जैसा करे वैसा करे। दैट्स द थर्ड थिंग। फैमिली में कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट, लर्निंग। जैसे आज माई सन हैज जॉइन माई बिजनेस, राइट, तो शाम को दिन में 2 बार 3 बार कि क्या फेस किया, क्या चैलेंजेस आए, राइट, उसका एक अप्रोच। यंग जनरेशन है, थोड़ा अग्रेशन भी रहेगा, ये रहेगा, उसके कुछ डाउन साइड्स आ रहे हैं क्या, मुझे कुछ ऑर्गेनाइजेशन में कुछ सुनने में आ रहा है क्या, अगर आ रहा है तो उसके साथ डिस्कशन करना, वो एक प्रोसेस चलता है। बट फ्रीडम नहीं देंगे तो कभी खड़ा होगा ही नहीं, तैयार होगा ही नहीं। सो दैट्स वन। एंड फोर्थ जो आप बोल रहे हैं कि एम्प्लॉयज़ क्यों, राइट, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो प्रमोटर है, मैं बोलता हूँ कि 3 प्रकार की पर्सनालिटीज़ होती है जो दुनिया को चलाती है, ब्रह्मा विष्णु महेश। एक क्रिएटर है, एक ऑपरेटर है, एक डिस्ट्रॉयर है, मतलब जो डिस्ट्रॉय नहीं करता, चैलेंज द स्टेटस को करता है, कि जो अब जिसकी ज़रूरत नहीं उसको काट दो, अगले चीज़ की तरफ चलो। तो मोस्ट ऑफ द प्रमोटर्स आर ब्रह्माज, मेरा मानना है, क्योंकि वहीं से क्रिएटिविटी आती है, राइट। तो आप जो बोल रहे हैं, जब तक फ्री स्पेस ब्रेन का नहीं होगा, वहाँ से नेक्स्ट ग्रोथ कहाँ से लानी है, नेक्स्ट क्रिएटिविटी कहाँ से लानी है, वो आएगी नहीं। इसलिए आपको ऑपरेटर्स लाने पड़ेंगे, जिनको आपको ऑपरेशंस का फ्रीडम देना पड़ेगा, तभी आप नेक्स्ट लेवल का ग्रोथ ला पाएंगे। तो दैट्स वेरी वेरी क्रिटिकल कि इफ़ यू आर गेटिंग मोर ऑपरेटर्स इन द बिजनेस। मेरी निलॉन्स की तो जर्नी वही रही है कि राजीव जी आए और वहाँ से धंधा जो है 30-40x हुआ, कि ही वॉज अ क्लासिक पर्सन हु वॉज एबल टू स्केल अप द बिजनेस एट वेरी वेरी फास्ट पेस। तो ऑपरेटर्स का तो फर्क आपको रहता ही है। करेक्ट। और कॉस्ट एस्पेक्ट में देखते तो दे विल बी, अगर आप राजीव जी की बात करें, फॉर श्योर, अगर वो HUL वो बड़ी कंपनी से आए तो एक कॉस्ट एस्पेक्ट उनका रहता है कि उनका मैंने लाइफ में मतलब कभी वो सैलरी देखी भी नहीं थी, दी भी नहीं थी, और कॉस्ट और उन्होंने अर्न भी करके लिया। मतलब उन्होंने खुद की, मतलब व्यक्ति जो सक्सेस अच्छा होता है वो खुद की कमाई खुद निकाल के दे देता है। तो वो भी हुआ। करेक्ट। सर आगे बढ़ते हैं। सर एक अपन जैसे पहले बात कर रहे थे, आपका भी एक ड्रीम है ना। मैंने आपको जैसे बोला कि आप वेरी वेरी ओपन है, आप अपनी इंडस्ट्री के सीक्रेट्स कह लो या स्ट्रैटेजीज कह लो, आप ओपन हो बताने के लिए। तो इट बिकम्स वेरी इजी एंड इम्पॉर्टेंट कि जो लोग सुनते हैं कि हाँ इतना भी टफ नहीं है, बट यू हैव टू हैव अ स्ट्रैटेजी टू गेट इनटू एनी बिजनेस। तो आप जैसे बताए थे यू ऑल्सो वांट टू हेल्प पीपल हु आर बिल्डिंग इन दिस कैटेगरी, तो आप उसके बारे में बताइए कि हाउ शुड पीपल रीच आउट टू यू, वेयर इज द राइट वे टू रीच आउट। सो दी आइडियाज डू नॉट कम आउट फुल्ली फॉर्म। मैंने शायद से आज से 6 महीने पहले, 7 महीने पहले ये नहीं सोचा था। बट आफ्टर द वे, आई हैव ऑलवेज बीन अ ट्रांसपेरेंट पर्सन, वो उसमें कोई डाउट नहीं। बट ये सोशल मीडिया ने उसको ब्लो अप मल्टीपल टाइम्स कर दिया। तो बहुत लोग रीच करते हैं, ऑलमोस्ट 5 से 10 लोग रोज रीच करते हैं। तो मैं इसको सोच रहा हूँ कि हाउ कैन आई विथ माई जर्नी ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिल्डिंग अ कंपनी फ्रॉम ऑलमोस्ट 8 करोड़ to 500 करोड़ एंड ग्रोइंग फर्दर। ऑल्सो आई स्टार्टेड कपल ऑफ स्टार्टअप। तो स्टार्टअप्स में क्या चैलेंजेस आते हैं उसको भी समझ के मैं एक अपने लाइफ में एक बिग हैरी ऑडिशियस गोल ये लेके चल रहा हूँ कि क्या मैं अगले 7 साल में 100 एंटरप्रेन्योर्स के साथ काम कर सकता हूँ और 100 कंपनीज ऐसी बना सकता हूँ जो 7 साल में 100 करोड़ की हो जाए। तो ये एक जिसको बोलते हैं एक गोल्डन विजन लेके चल रहा हूँ। एंड उसका सिंपल है कि कैन आई बी अ नेट वैल्यू एडर रैदर देन नेट वैल्यू डिस्ट्रॉयर। ये अगर आप अपने लाइफ में वो बन पाए तो उससे बड़ा सेटिस्फैक्शन नहीं है। और इसी से रिलेटेड टू स्टार्ट विद जो आज के डेट में हो गया है कि यू बिल्ड अ कोर्स अराउंड, एंड उस कोर्स के थ्रू फिल्ट्रेशन होता है एंड देन यू रीच टू दोज पीपल। तो आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू बिल्ड अ कोर्स जो मैं शायद से मार्च अप्रैल तक लॉन्च कर दूंगा, हाउ टू बिल्ड अ सक्सेसफुल FMCG बिजनेस। एक कोर्स है और उस कोर्स के थ्रू जो बेटर लोग मिलते चले जाएंगे। इसमें एक यूनिक ये एंगल भी ले आ रहा हूँ क्योंकि एक स्टार्टअप्स को फंडिंग भी चाहिए होती है। तो आई हैव इन माई ग्रुप सर्कल पीपल हु रन स्टार्टअप फंड्स ऑल्सो। तो दे said कि if you are coming then the chances of those companies succeeding, because पिकअप भी मैं ही कर रहा हूँ अंडरस्टैंडिंग से ये प्रोडक्ट सक्सेसफुल हो सकता है नहीं हो सकता है क्या है। तो वी विल बी रेडी टू राइट अ चेक ऑफ 1 करोड़ to 5 करोड़ टू दोज कंपनीज। तो ऐसा एक इकोसिस्टम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि फंड भी अवेलेबल हो, गाइडेंस भी अवेलेबल हो, और मेरा जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, मेरी जो मार्केट में चाहे वो होरेका, इंस्टीट्यूशन, रिटेल, क्यूकॉम, ई-कॉम में कंपनी की पहचान है, जनरल ट्रेड, 3000 डिस्ट्रीब्यूटर सब कुछ है, क्या वो इस इकोसिस्टम का एडवांटेज लेके जो जर्नी एंटरप्रेन्योर अपने आप में 15 साल में करता वो हम 5 साल में कर सकते हैं क्या। तो एक ये जर्नी पे हम मैं वॉक कर रहा हूँ। आई गेस ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया इस पे काम करना। कुछ
2-4 एंटरप्रेन्योर्स के साथ बात होके 40 एक लोगों से बात करके 3-4 शॉर्टलिस्ट हो गए हैं, जिनके साथ हम ऑलरेडी दिसंबर में काम चालू कर देंगे। ओके। और अगले 1 साल में 100 लोग ऐसे मिलेंगे जो ढूंढ के एक साल, 1.5 साल, 2 साल में जो यहाँ तक हम पहुँचेंगे। बेसिक थॉट प्रोसेस यही है कि इफ़ यू यूज़ द इकोसिस्टम, इफ़ यू यूज़ द नॉलेज, इफ़ यू अलाउ less wrong decisions to be made and more right decisions to be made, you can actually create a net value adding rather than net value destroying, because I have destroyed lot of net value in my own life, वहाँ से यहाँ तक पहुँचे हैं। तो वही चीज़ लोग, और मैं जब लोगों से बात कर रहा हूँ, लोग 5-10 लोग मुझे रोज कहीं ना कोई रीच करता है थ्रू इंस्टाग्राम, थ्रू लिंक्डइन, जो बात कर रहा हूँ तो यही समझ में आता है कि पैशन है, सही प्रोडक्ट है, समझ है, लेकिन एवरीवेयर ओवर द प्लेस है। अगर राइट गाइडेंस मिल जाएगा तो पहुँच जाएंगे। उसमें कुछ लोग मी टू चीज़ें कर रहे हैं, तो मैं शायद से उसमें मेरा इसलिए इतना इंटरेस्ट नहीं रहता है कि मी टू में चांसेस ऑफ सक्सीडिंग बहुत ज़्यादा है। आई कैन गिव सम गाइडेंस कि आप इसको कैसे मॉडिफाई कर सकते हो, बट सम राइट आइडियाज, सम राइट कंसेप्ट, सम राइट एंटरप्रेन्योर्स के साथ आई एम श्योरली वांटिंग टू। तो एक एग्जांपल जो है ना कि एवरी स्टेज ऑफ लाइफ में आपको आपका नेक्स्ट ये है, तो अभी ये है कि हाउ डू आई बिकम अ पर्सन हु आई वॉन्ट टू सी माई सेल्फ आफ्टर 7 years। तो यही जर्नी दिखती है कि यार 100 लोगों के साथ अगर वो कर लिए तो फाइनेंशियल तो आएगा ही आएगा, बिकॉज इस पूरी जर्नी में तो वेल्थ क्रिएट होएगी, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। पर वेल्थ क्रिएट होने के बाद आपने अगर ऐसा कर दिया तो 10,000 50,000 लोगों का एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर दिया, राइट। आपने ऐसे 100 लोग खड़े कर दिए जो और 100 लोगों को टच कर पाएंगे। इससे बड़ा सेटिस्फैक्शन लाइफ में नहीं है। तो उस बात पे अब एक अलग किक मिल रहा है, जो सलमान खान की मूवी थी कि हर एक का एक किक अलग होता है, अलग अलग समय में अलग किक होता है। तो अब इस किक के तरफ शायद से लाइफ जा रही है। गॉट इट। और अगर पीपल को जो बिल्ड कर रहे हैं इस कैटेगरी में बिजनेस एंड दे वांट टू रीच आउट, इज देयर अ मेल और वेयर डू दे टिपिकली रीच आउट टू मी ऑन इंस्टाग्राम आई और लिंक्डइन। और मेरी ये आदत ये है और अच्छी आदत है, आई ऑलमोस्ट रिस्पॉन्ड टू 70-80-90% मैसेजेस माई सेल्फ। मतलब मेरा इंस्टाग्राम हैंडल में ऑफिस की टीम भी है, बट मैं हैंडल का एक्सेस खुद के पास भी रखा हूँ और मैं एक रिस्पॉन्ड कर देता हूँ, लिंक्डइन पे रिस्पॉन्ड कर देता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि being approachable is something that is uniquely different to me and I want to keep that. So thank you so much for that, sir, saying that and actually following that, because मैंने जब भी आपको मैसेज किया within a minute आपने मुझे रिप्लाई दे दिया। मे बी अगर आप टाइप नहीं कर सकते तो वॉइस नोट, हमें अधिकतर वॉइस नोट ही भेज देता हूं। वॉइस नोट इज बेस्ट, टाइप में बहुत टाइम लग जाता है। या करेक्ट। सो नेक्स्ट है मेरा एक ये क्वेश्चन था कि रिस्क रिलेटेड, बिकॉज बिजनेस है, हर टाइम पे रिस्क तो रहेगा ही। आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपके टाइम पे भी कुछ टाइम रहा होगा जहाँ पर रिस्क बहुत ज़्यादा था, तो हाउ डू यू हैंडल दो सिचुएशन? बिकॉज होता है कि बिजनेस है तो बिल्ड कर रहे हो तो आप एक टाइम रहेगा मे बी आपको रात को नींद नहीं आए बिकॉज ऑफ मे बी डेट ले लिया या बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा है, तो वो शेयर करें, बिकॉज एवरीबडी विल फेस दैट। एंटरप्रेन्योर की जर्नी में इट्स बिकम अ लोनली जर्नी। इफ यू आर सिंगल फाउंडर हो, मे बी को फाउंडर है तो 2-3 पीपल ऑल्सो, तब उसके बारे में बताइए, बिकॉज दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। इमोशनली आपको कैसे स्टेबल रहना है व्हेन यू आर बिल्डिंग समथिंग। सी ये रिपीट करूंगा, लेकिन ये आंसर मैंने अभी 7 दिन पहले एक पॉडकास्ट में दिया और मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग आंसर, मुझे ऐसा ही लगता है कि शायद से वो ऊपर वाले ने आंसर मेरे मुंह से निकलवाया, बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी यूनिक टेक ऑन लुकिंग एट थिंग्स एंड आई विल रिपीट हियर। मैंने जिसको हम स्ट्रेस को बोलते हैं कि इतना स्ट्रेस है, इतना रिस्क ले लिया, स्ट्रेस को कैसे, हाउ डू वी कम आउट ऑफ दिस, राइट। तो मैंने अपने आप को, एक हो गया रिस्क जिसको मिटिगेट, बट स्ट्रेस का आंसर दे रहा हूँ कि इतना स्ट्रेस आ जाता है एक एंटरप्रेन्योर के लाइफ में, हाउ डू यू, मतलब स्लीपलेस नाइट्स आ जाती है, हाउ डू यू हैंडल दो सिचुएशन। तो मैंने ये देखा कि आई हैड हर्ड ओशो रजनीश थाउजेंड्स ऑफ आवर्स व्हेन आई वाज अ किड। तो उसमें एक एग्जांपल था, किसी ने ओशो रजनीश जी को पूछा कि भाई अगर महावीर भगवान थे, जीसस भगवान थे, तो उनको मृत्यु के समय इतनी पीड़ा क्यों दी गई? जीसस के हाथ में कीले लगा के टांगा गया, हाथ पैर में, महावीर भगवान के कान में और अंगूठों में कीला डाला गया, राइट। रामकृष्ण परमहंस को कैंसर हुआ, इतने पीड़ा से गए। तो अगर भगवान थे तो इतना पेन क्यों दिया गया? तो ओशो का आंसर इतना सटीक था कि उस समय तक भगवान नहीं बने थे, उसके बाद उनको मोक्ष प्राप्ति हुई, भगवान बने। तो जब आपका नेक्स्ट लेवल पे आप अपग्रेड हो रहे हो, आपको मोक्ष प्राप्त हो रही हो, भगवान है, तो आप जो फिजिकल वर्ल्ड में जितनी बार पैदा हुए थे उसमें कर्म किए थे और कुछ गलत कर्म भी थे, तो वो सारे कर्म जब तक कटेंगे नहीं, आप नेक्स्ट वर्जन नहीं बनोगे। तो अगर इतने कर्म पेंडिंग रह गए तो आपको उतने इंटेंसिटी से इतने छोटे समय पेन दिया जाएगा ताकि उस इंटेंसिटी से लॉन्ग टर्म की चीज़ें वाइप आउट हो रही, राइट। तो मैंने अपने माइंड में ये डेफिनेशन बना लिया कि
अगर मेरे लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा पेन आ रहा है ना, तो इसका मतलब मेरा नेक्स्ट वर्जन आने वाला है, तभी इंटेंसिटी से आ रहा है। इंटेंसिटी से आएगा तो बहुत सारी चीज़ गलत चीज़ें करी होगी पिछले जन्मों में, निपट रही है और यहाँ से गुड टाइम्स आने वाला है। सो इट्स जस्ट चेंजिंग ऑफ योर डेफिनेशन दैट इफ आई एम गोइंग थ्रू डीप शिट, डीप गोल्डन मोमेंट्स आर कमिंग। तो दैट्स वन डेफिनेशन आई हैव चेंज। सेकेंड डेफिनेशन आई हैव चेंज इज, जो मैंने सिमोन सिनिक की बोलता है कि देयर आर टू गेम्स, फाइनाइट गेम्स, इनफाइनाइट गेम्स। फाइनाइट गेम्स आर क्रिकेट, फुटबॉल, राइट, जो खत्म हो जाता है समय में, 20 ओवर में खत्म हो जाएगा, 50 ओवर में। इनफाइनाइट गेम, बिजनेस, लाइफ, इनफाइनाइट गेम 50 साल, 100 साल, 200 साल चलेगा, और दोनों के रूल्स अलग अलग होते हैं। बट मैंने उसमें से एक और चीज़ अपना डेफिनेशन ड्रॉ किया कि फाइनाइट गेम है, 20 ओवर की मैच है, 1 ओवर में 0 पे आउट हो गए, कोई बात नहीं ना, 20 ओवर के बाद अगली मैच चालू हो जाएगी, उसमें रन करा लेंगे, तो स्ट्रेस काय को लेना है, इसमें 0 आउट हो गए तो और तो गेम फिर से खेलने वाले हैं, तो स्ट्रेस मत लो। इनफाइनाइट गेम है, लाइफ है, 90 साल के बहुत डिफिकल्ट पीरियड चल रहा है, अरे 90 साल में 2 ही साल तो डिफिकल्ट चल रहा है, बाकी तो और 88 आने बाकी है, ये 2 साल निकाल लेंगे तो और समय आ ही जाएगा। तो दोनों में ही मैंने बोला वापस खेलने मिल जाएगा, लॉन्ग जर्नी में छोटा पीरियड है, ये खराब है, फिर अच्छा आ जाएगा। तो ये जब आप डेफिनेशन को अपने आप को रीसेट कर देते हो, देन यू स्टार्ट लुकिंग एट थिंग्स लाइक दैट। अदरवाइज स्ट्रेस is what is coming to you, response is what you are giving to it. तो ये मेरा response mechanism है. Got it. Very, very rightly put also, and very different way to look at things also, and will surely help people in the journey of the building. Sir, last question मेरा ये है, last जो मैं सबको पूछता हूँ कि ultimately success आपके लिए क्या है? See, हर एक का अलग ही definition होगा है। मेरे लिए success है, मैं जो थोड़ी देर पहले कहा कि what have you been a net value adder to the world, right? Or have you been a net value destroyer, right? So how many lives did you touch? How many people will tell stories about you? How many people will think about you in your absence, right? That is what for me my definition of success is कि have you able, because ultimately बचपन से ही, और ये नेचुरल होता है हर एक आदमी का, मेरा यही था कि अगर हम, हर बड़ा फैमिली जो बिजनेस का होता है वो कुछ डोनेशन भी करता है, तो हमारे परिवार में होता है, तो मुझे पूछता था किस में डोनेशन करना है, तो मैं हमेशा बोलता था एजुकेशन में करो। कोई हॉस्पिटल में करता है, कोई मंदिर बनाता है, मेरा एजुकेशन में इसलिए था कि इतने लोग और पढ़ेंगे लिखेंगे तो उतने जॉब और क्रिएट करेंगे और उतनी और दुनिया बेटर होगी। तो मेरा हमेशा एजुकेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप को मैं इसलिए सपोर्ट करता हूँ क्योंकि 100 कंपनीज अगर 100 करोड़ की बनेगी तो 10,000 20,000 जॉब्स और क्रिएट होंगे। तो मेरे को किक इसमें मिलती है। तो कैन आई बी अ नेट वैल्यू एडर वेयर आई touch lives, where I create employments, where I create more entrepreneurs, that is for me, that gives me my kick or my success feeling. Got it, sir. This is it. I think thank you so much, sir, for being so open and transparent about your journey of building and explaining everyone about the things, how they should proceed in building their businesses. या कोई भी risk है या कैसे navigate करना है. So thank you so much, and thank you so much for coming down again for this podcast. Thank you again. Thank you, Siddhanji, and thank you for interesting questions. I guess the conversation was very curious. Yes. Thank you so much for promoting that also.